नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों फर्स्ट ग्रेड नेट सभी का एग्जाम निकट भविष्य में जस्ट कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अब मेरे हिसाब से आपकी तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही होगी और आप हिम्मत के साथ लगे होंगे, क्योंकि यही 10-15 दिन आपकी सफलता के लिए एक अच्छा दशा दिशा देने वाले होंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सैद्धांतिक पोर्शन है मैं उसको पहले कवर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे भी रहेगा, बाकी जितना भी टाइम बचेगा आप उसमें थोड़ा सा तेजी के साथ काम करेंगे, लेकिन जो समझने वाला पोर्शन है वो मैं सारा रिवीजन क्लास में आपको करा दूंगा। तो आइए चलते हैं राजनीति सिद्धांत पर। तो मैं लिखकर पहले कुछ बता देता हूँ, आप बेसिक चीजें समझना। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। तो कीर्ति शर्मा जी गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत जी, जय श्री राम, सुरेंद्र मीना जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। लेकिन साथियों बस इतना निवेदन है कि आप लोग सुबह सुबह सियाराम जी और मुकेश मीना जी गुड मॉर्निंग, देवेश कुमार जी। और आगे चलते हैं साथियों, राजनीति सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत क्या है, क्या कहना चाह रहा है राजनीति सिद्धांत। आज माता रानी का तिलक पहले ही लग गया है तो इसको लगा ही रहने देते हैं। राजनीति सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत कहते हैं ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शक्ति या सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करना, ज्ञान की वह शाखा जिसमें शक्ति या सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो मेनली शक्ति और सत्ता से संबंधित राजनीति का कैसा अध्ययन किया जाता है? क्रमबद्ध व्यवस्थित। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी मेनली 3 शाखाएं हैं, ये ध्यान में रखना है कि राजनीति सिद्धांत की मेनली 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 3। ये भी आपको पता रहना चाहिए। पहली शाखा जो है परंपरागत दृष्टिकोण है, ट्रेडिशनल व्यू है पहला। फिर सेकंड जो है व्यवहारवाद या अनुभवकीय दृष्टिकोण है। अब इसके कई नाम हैं, अब डरना नहीं है। जैसे आपके भी कई नाम होते हैं, घर पे निकनेम बहुत सारे होंगे, ऐसे परंपरागत दृष्टिकोण के भी कई नाम हैं। मानपरक भी कह देते हैं कई बार। क्या कह देते हैं? मानपरक। डरने की जरूरत नहीं, नॉर्मेटिव कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव। अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवहारवाद के भी कई नाम हैं, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, इसके भी इसको अंग्रेजी में बिहेवियरल बोलते हैं, इसको पॉजिटिविज्म बोलते हैं, इसको एम्पेरिकल बोलते हैं। ऐसे इसके भी कई नाम हैं। तीसरी जो शाखा है जो समकालीन चल रहा है, समकालीन राजनीति सिद्धांत। अब इन तीनों के बारे में पहले मैं बेसिक आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं मानता हूं कि आदमी 10-15 सवाल तो ऐसे ही ठीक कर जाता है। तो साथियों थोड़ा सा इस स्क्रीन को छोटा करेंगे क्योंकि मुझे सब्सक्राइब नहीं दिख रहे हैं। तो महावीर प्रसाद जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र सिंह जी, मनोज स्वामी जी, जय श्री ठाकुर दिल्ली से हूँ। स्वामी जी आपका अभिनंदन, सबका अभिनंदन है, आप लोग जुड़े हैं इतने। प्रीति कुमावत जी वेरी गुड। तो अब साथियों थोड़ा सा आपको समझना है, बस ध्यानपूर्वक सुनना। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है जिसे मानपरक दृष्टिकोण भी कहते हैं, ये दादा परदादा का दृष्टिकोण है, यानी कि पुराने लोगों का दृष्टिकोण है। आपके पिताजी की जो सोच है वही है, आपके दादा की जो सोच है वही परंपरागत दृष्टिकोण है, क्योंकि ये मूल्य नैतिकता पर बल देता है। किसकी बात करता है? मूल्य नैतिकता की, चाहिए की बात करता है, ऐसा होना चाहिए। जैसे दादा परदादा से कोई बात करो तो वो नैतिकता की बात करेंगे। फिर ये द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? पुराने। तो बेसिकली आप जानते हैं दादा परदादा गीता रामायण का उदाहरण देंगे। फिर बेसिकली देखा जाए आगे तो ये समष्टिवादी होते हैं। समष्टिवादी का मतलब है इनकी अध्ययन की इकाई क्या होती है? बड़ी होती है। तो दादा परदादा क्या पूरे संसार की बातें करेंगे। आपने देखा भी होगा कि बेसिकली अगर टीवी में भी दिख जाए कहीं ना कहीं कि भूकंप कहीं आया है, कुछ लोग मर गए, दादा परदादा खाना नहीं खाते, क्योंकि उनकी सोच समष्टिवादी है। और दूसरी ओर देखा जाए व्यवहारवादी कौन है? आप लोग हैं, आप युवा, जो युवा लोगों का दृष्टिकोण है वो व्यवहारवादी है। तो ये बेसिकली व्यवहारवादी, अनुभववादी, प्रत्यक्षवादी आपके ही नई नाम है, तो इसको डरने की जरूरत नहीं। ये कैसी सोच रखते हैं? ये तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करते हैं। आप हर चीज को तथ्य वैज्ञानिकता की बात करेंगे, आप पुराने दृष्टिकोण की बात नहीं करेंगे। कहते हैं नैतिकता क्या होती है? बस सफलता मिलनी चाहिए, आपको सफलता ही सब कुछ है।
आपके लिए फर्स्ट ग्रेड बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, यही मेन चीज़ है। आईएएस बनना, आरएस बनना, यही मेन चीज़ है। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि आईएएस वाईएएस से सफलता नहीं मिलती, सफलता तो जीवन के अंतिम क्षण में पता चलती है। लेकिन आप नहीं मानते, आप इसी को सफलता मानते हैं जीवन की। तो आप तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देते, आप व्यष्टिवादी हैं, अपने से मतलब रखते हैं, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करते हैं, प्राथमिक आंकड़े जो आप खुद अपने अनुभव से इकट्ठे करते हैं। तो ये बेसिकली व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। इसका परंपरागत दृष्टिकोण का राजनीति शास्त्र पर प्रभाव रहा था लंबे समय तक, प्लेटो से लेकर कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इसका प्रभाव था। लेकिन व्यवहारवाद का प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। इसका शुरू क्यों हुआ ये मैं रीजन बताऊंगा, लेकिन वास्तव में पहले भी प्रचलित था छोटा मोटा। लेकिन प्रभाव कब दिखाई दिया? प्रभाव का मतलब आप समझते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में थोड़ा समझे, मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, इससे नहीं जोड़ना है, अब इसको ध्यान में रखना है। भारत के संदर्भ में समझे तो 1990 तक भारत के परिवारों में बड़े बूढ़ों की चलती थी, लेकिन 90 के बाद अब युवाओं की चलती है। अब दादा की नहीं चलती, पोते की चलती है। कहते भी हैं, सिया रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा बात बात पे बेटा बाप को आंख दिखाएगा। तो वास्तव में आज बेटा बाप को आंख दिखा रहा है। तो ये व्यवहारवाद चल रहा है, और आज वास्तव में गुरु की नहीं शिष्यों की चल रही है। आप किसके साथ जुड़ेंगे, किसके साथ नहीं जुड़ेंगे, फूल पत्ती देखेंगे या आप गुलाब जामुन की सब्जी खाएंगे, सब आप पर निर्भर करता है आप कहाँ क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप पर सब चीज हो गई। तो ये बेसिकली नैतिकता का पतन, तो तथ्यों का प्रभाव, ये बेसिकली युवा दृष्टिकोण जो है व्यवहारवाद, इसका प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति शास्त्र पर देखा गया। जैसे मैंने कहा युवाओं का प्रभाव 91 के बाद। तो वास्तव में व्यवहारवादी आए तो ये परंपरागत की आलोचना भी करने लगे। तो व्यवहारवादी कहते भी हैं परंपरागत का पतन हो गया। जैसे आप लोग कह देते हैं मेरा बुढ़ा सटिया गया है, मेरे दादा सटिया गए हैं, पगला गए हैं, ठीक है ना। लेकिन दादा परदादा मानते हैं? नहीं मानते। वो कहते हैं हम नहीं पगला गए, पगला आप गए हैं। कोरोना से स्पष्ट भी हो गया है। ये कोविड आया, कोविड से बचाव का उपाय क्या थे? परंपरागत ही थे, वापिस परंपरागत जीवित है। लेकिन आप लोग ऐसा कहते हैं इसका पतन हो गया। अब समझ आ गया पतन की बात कौन करते हैं? आप लोग। किसके पतन की? परंपरागत के पतन की। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये सिद्धांत पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। आप बेसिक जब तक क्लियर नहीं है आगे बढ़ने से भी कोई लाभ नहीं है। बाकी चीजें मैं तो आसानी से बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना पतन की बात व्यवहारवादी करते हैं और कहते हैं परंपरागत का पतन हो गया, क्योंकि ये मूल्य की अध्ययन करते हैं और मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है और वास्तव में होता भी नहीं है। व्यवहारवादी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन परंपरावादी ऐसा मानते नहीं है। परंपरावादी कहते हैं हम तो आज भी जीवित हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि आप कहते हैं ताऊ पीछे हट जा, लेकिन ताऊ पीछे हटता है क्या? गाना सुना है हरियाणवी, ताऊ पीछे हट जा वाला। तो बेसिकली ये परंपरावादी कहते हैं पीछे नहीं हटेंगे, आज भी हमारा अस्तित्व है। इसी को कहते हैं पतन संबंधी वाद विवाद। तो पतन संबंधी वाद विवाद किसके बीच में चल रहा है? व्यवहारवाद और परंपरागत दृष्टिकोण के बीच में। शुरुआत किसने की थी? व्यवहारवादियों ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये व्यवहारवाद का विकास भी दो चरणों में हुआ था, एक तो व्यवहारवाद के रूप में, एक उत्तर व्यवहारवाद के रूप में। यानी कि उत्तर व्यवहारवाद भी व्यवहारवाद का एक रूप ही है, बस ये ध्यान रखना। दो रूपों में विकास हुआ, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। क्योंकि जब व्यवहारवाद की आलोचना ज्यादा होने लगी तो इन्होंने छोटा मोटा मूल्य अपना लिया। वास्तव में व्यवहारवादी तो टिपिकल शहरी हैं जो अपना रात में गाना बजाना एकदम चमक धमक वाले। उत्तर व्यवहारवादी ऐसे शहरी हैं जो कभी कभी छाछ राबड़ी खा लेते हैं और गाँव का गाना भी गा लेते हैं, कभी कभी गांव की सैर भी कराते हैं। तो ये उत्तर व्यवहारवादी भी वास्तव में शहरी ही हैं जो कभी कभी गांव चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा जो शाखा है समकालीन राजनीति सिद्धांत, ये वास्तव में व्यवहारवाद की कमियों को ही उजागर करता है। इसके अंदर संस्कृति मूल्यों की बात वापिस होने लगी है। इसमें आते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, उदार समतावाद, बहुसंस्कृतिवाद, नव परंपरावाद, ऐसे दृष्टिकोण आते। लेकिन साथियों जो आपके सिलेबस में है ना, वो मेनली ये दो शाखाएं हैं। ये शाखा ज्यादा है नहीं है और मेनली ये दो शाखाएं ही मानी जाती है। तो हम इन दोनों पर ही चर्चा ज्यादा करेंगे, परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड के माध्यम से आपको राजनीति शास्त्र का विकास और इसके बारे में कुछ तथ्य भी बताऊंगा। तो ये बात तो आपको पहले समझ आ जानी चाहिए। मीनाक्षी शर्मा जी गुड मॉर्निंग, राजेश जी बिल्कुल, गुरु जी को प्रणाम प्रणाम, चंद्रकांता जी, संजय मीना जी, ईस्टर्न अल्फ्रेड कोबा पतन की बात करते हैं। बिल्कुल ये सारे व्यवहारवादी ज्यादा करते हैं और कुछ परंपरावादी वो स्वीकार कर लेते हैं, भाई कमी तो आई है, ठीक है ना। राधे मीना जी, ठीक है ना।
तबीयत क्यों खराब होगी बेटा, तबीयत दुश्मनों की खराब रहे, हमारी तबीयत क्यों खराब होगी। अब ये रहता है बेटा थोड़ा सा क्या है कि सुबह सुबह आए हैं, पूजा करनी है, माता रानी के दरबार में बैठे हैं इसलिए, और कुछ मेरा समझाने का आपको है भी है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेनका देवी जी बिल्कुल आपको प्रणाम, ललिता राक्या जी, रायका जी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग, और मुकेश गिरी जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है, और स्वामी जी को भी, श्यामलाल जी को भी, प्रीति कुमावत जी को भी, सबको गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं साथियों, हम एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें पहला राजनीति दर्शन। वास्तव में यह है पहला जो राजनीति शास्त्र का पहला रूप था और राजनीति दर्शन था। प्राचीन काल में अरस्तु ने इसे पोलिस कहा था, लेकिन आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान की शुरुआत 1856 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानी जाती है, और फ्रांसी लिबर की अध्यक्षता में यहाँ पर एक पृथक विभाग का निर्माण हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1856 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक राजनीति शास्त्र विभाग की स्थापना की गई, ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, फ्रांसी लिबर को। लेकिन राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, वो गॉडविन, विलियम गॉडविन और मेरी वोllस्टनक्राफ्ट। कौन कौन है, विलियम गॉडविन और मेरी वोllस्टनक्राफ्ट, ये ध्यान रखना। 1948 के यूनेस्को सम्मेलन में राजनीति विज्ञान शब्द पर सहमति बनी थी। यूनेस्को का नाम आप जानते ही हैं, इस पर सहमति बनी थी। CM डूडिया जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संजू जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। लेकिन ये बातें साथियों आपको समझ आनी चाहिए कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसी लिबर की अध्यक्षता में विभाग बना था, और पहली बार शब्द का प्रयोग मेरी वोllस्टनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन ने किया था। आगे चलते हैं साथियों, राजनीति सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, परिभाषाएं भी ध्यान रखना है। पहला डेविड हेल्ड, डेविड हेल्ड कहता है ये अवधारणाओं का जाल है, राजनीति जीवन का सामान्यकरण है, समाज राज्य सरकार की मानव जीवन की राजनीति सत्ता के अध्ययन से है। एंड्रयू हैकर कहता है इसमें आदर्श समाज के राज्यों के सिद्धांत के अनुसंधान तो दूसरी तरफ राजनीति सामाजिक वास्तविक ज्ञान से है। जॉर्ज कैटलिन कहता है राजनीति सिद्धांत में राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान दोनों का अध्ययन सम्मिलित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WC कोकर कहता है राजनीति सरकार में व्यक्ति की इच्छाएं विचार जुड़ जाते हैं तो राजनीति सिद्धांत बन जाता है, कि सरकार में जब व्यक्ति की इच्छाएं जुड़ जाएं, विचार जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है, राजनीति सिद्धांत। ये WC कोकर कहते हैं। अब राजनीति सिद्धांत के बारे में यहाँ से मैंने जो आपको बताया, अब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो साथियों धीरे धीरे ध्यान रखना है, धीरे धीरे सोचना है और अपना कंटिन्यूटी करना है। अगर अभी भी कुछ लोग जुड़े हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मीना जी कह रहे हैं, मान सिंह मीना जी बिल्कुल, उड़ान जी बोल रहे हैं कि बार बार कि आप भाई और बहनों शेयर कर दो, तो कर दो भाई। अब आप सुबह सुबह भी जुड़ते नहीं हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आप पढ़ना चाहते हैं, ये मेन दिक्कत है। मैं सुबह सुबह देखो पूजा पाठ बाद में करूँगा, अब जाके जो है घर में तैयारी करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए सुबह सुबह स्टूडियो आ गया हूं। लेकिन आप लोग अभी भी धीमा हैं, घर बैठकर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या चक्कर है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या है आपके साथ, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। PGT लेवल के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 1/3 हैं तीनों के, 40 ये मान के चलो। और सबसे ज्यादा क्या है, जो PGT लेवल के कर जाएगा तो फिर वो अपने आप कर जाएगा। ये तीनों लेवलों में क्वेश्चन है, ये टॉपिक है ना जो तीनों लेवल में है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। अब आगे देखो, मैंने बताया राजनीति सिद्धांत क्या है, ज्ञान की वह शाखा जिसमें राजनीति से संबंधित सत्ता का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसकी दो शाखाएं मेनली, पहली राजनीति दर्शन जिसको परंपरागत दृष्टिकोण भी बोलते हैं या मानपरक दृष्टिकोण भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी शाखा राजनीति विज्ञान भी बोलते हैं, व्यवहारवाद भी बोलते हैं, प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं, अनुभववाद भी बोलते हैं। अब दिक्कत ये आती है बाद में PPT देखने से वो लाभ नहीं मिलता जो क्लास देखने से मिलता है। PPT से कुछ न कुछ समझ नहीं आता, PPT में सब चीजें नहीं लिखी मिल सकती, कितनी भी कोशिश करें PPT में सारी बातें नहीं आती हैं। तो आप लाइव क्लास रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा, अब उसमें खाली बाद में PPT पढ़ने से कुछ होता नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इसकी दो शाखाएं, पहले कौन सी है, परंपरागत दृष्टिकोण जिसको राजनीति दृष्टिकोण या मानपरक दृष्टिकोण भी कहते हैं। दूसरी शाखा व्यवहारवाद जिसे राजनीति विज्ञान, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद भी कहते हैं। ये तो है किसका, दादा परदादा का दृष्टिकोण जो मैंने बताया। ये किसका है, युवाओं का दृष्टिकोण है, ये बताया, ठीक है। अब राजनीति सिद्धांत के मेनली 3 कार्य हैं, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितने कार्य हैं, 3 कार्य। पहला है समालोचना, दूसरा है पुनर्निर्माण, तीसरा है व्याख्या। समालोचना और जो पुनर्निर्माण है ये तो परंपरागत दृष्टिकोण कार्य बताते हैं। कौन बताते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण वाले।
वो कहते हैं राजनीति शास्त्र के मेनली दो ही कार्य हैं, आलोचना और पुनर्निर्माण। अब पुराने लोग आप देखोगे भी वो दो ही कार्य करते हैं, एक तो आलोचना करना, एक पुनर्निर्माण करना। सिंपल है, आप बड़े बूढ़ों के पास जाएंगे, वो आपकी आलोचना करेंगे, उसका बेटा ऐसे तैयारी कर रहा है, देखो ये कमियां हैं, फिर एक आदर्श भी बता देंगे, इसका बेटा अच्छा है। पुराने लोग काम ये करते हैं, बैठे बैठे बस एक दूसरे की आलोचना करते हैं चौपाल पर। लेकिन जो युवा लोग हैं वो केवल व्याख्या तक सीमित रहते हैं, वो किसी के बारे में नहीं बोलते, बस हल्की सी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। कहते हैं भाई आप बताओ राजेश जी के बारे में बताओ, कहते हैं राजेश जी पढ़ रहे हैं, अब सफलता है, सफलता देखो मिल भी जाए ना भी मिले, ऐसा बेसिकली है। तो ये व्याख्या जो है ये बेसिकली व्यवहारवाद से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा परंपरागत राजनीति सिद्धांत कार्य क्या बताता है, समालोचना और पुनर्निर्माण, और व्यवहारवादी क्या कार्य बताते हैं राजनीति शास्त्र का, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। जैसे आप एक्सप्लेन ही करेंगे, आप कमियां नहीं बताएंगे किसी की, लेकिन आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कमियां ही कमियां बताऊंगा, क्योंकि मैं तो पुराना ही आदमी हूं ना। तो ये आ गया समझ, मैं तो आपके पिताजी के दृष्टिकोण वाला हूं, दादाजी के दृष्टिकोण वाला हूं, तो मेरा तो नेचर ये रहेगा, आपका नेचर ये रहेगा। आगे चलते हैं मेरे साथियों। राजनीति दर्शन मानपरक परंपरागत दृष्टिकोण, इसकी क्या क्या विशेषता है ये भी ध्यान रखना है। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको पहले कहो तो टेबल से समझा दूं आपको, तो चलिए टेबल से समझ लेते हैं। तो मेनली दो शाखाएं हैं, पहली परंपरागत या राजनीति दर्शन या मानपरक, फिर अलग अलग पढ़ लेंगे। दूसरी शाखा कौन सी है, व्यवहारवाद, अनुभववाद, नाम तो कई होते हैं, आपके भी कई नाम हैं, प्रत्यक्षवाद, राजनीति विज्ञान या विज्ञानवादी दृष्टिकोण। अब नाम तो जो आएंगे, ये क्या करता है, मूल्य नैतिकता पर बल देता है। दादा परदादा मूल्य नैतिकता की बात करते हैं, हमेशा करते हैं ऐसा होना चाहिए, और मूल्य नैतिकता की बात। ये जो है तथ्य वैज्ञानिकता की बात करते हैं। अब देखो दूसरा अंतर, ये बेसिकली समष्टिवादी हैं, पूरे संसार की बातें करेंगे। आप कैसे हैं, व्यष्टिवादी हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। द्वितीयक आंकड़े होते हैं जो पुराने, जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती, जैसे गीता रामायण के आंकड़ों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी मिल सकती है, नहीं। ये कौन सी बात करेंगे, प्राथमिक आंकड़ों की बात करेंगे। ये औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है, ये औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। औपचारिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, सरकारी संस्थाएं, जैसे राज्य सरकार राजनीति दल, इनका अध्ययन करेंगे। राज्य का, सरकार का, राजनीति दल का, इनका अध्ययन करेंगे। और कहेंगे भी आप पढ़ाई भी यहाँ पे करो। अगर आपसे बेसिकली दादा परदादा से पूछेंगे मैं कोचिंग कर रहा हूं, तो कोचिंग को गलत मानते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के टीचर से पढ़ो ना, यही बात करेंगे। आपने एमए में क्या किया, तो वो बेसिकली औपचारिक, ट्यूशन करना गलत मानते हैं पुराने लोग। वैसे पुराने में गांव में देखना अब भी कहते हैं ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन तो गंदी बात है, पुराने लोगों से पूछो तो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली राज्य सरकार और राजनीतिक दल जैसों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दल, दल ध्यान रखना, दल किधर आएगा, परंपरागत दृष्टिकोण का विषय। अब क्वेश्चन भी यही बनता है, आपके सामने 4 दे देगा, परंपरागत दृष्टिकोण का विषय है राजनीतिक दल, और आपको यहाँ दबाव समूह और अन्य संगठन दे देगा, तो ये राजनीतिक दल तो इसका विषय है। ये अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, गैर सरकारी संस्थान का। इसमें क्या आएगा, अनौपचारिक संस्थाओं में दबाव समूह, एनजीओ जितने भी हैं, जैसे सिरसा एक एनजीओ मैंने शाम को कल बताया था, अमेरिका का पर्यावरण संगठन है, वो किसका विषय, इसी का है। एनजीओ, दबाव समूह भी इसी का आएंगे, जैसे कृषक संगठन, आरएसएस, ये सब आधुनिक का विषय है। आधुनिक वाले इसी का ज्यादा अध्ययन करते हैं। वास्तव में क्या है, मोदी जी के नीतियां बताइए, ये किसका विषय है, परंपरागत दृष्टिकोण का। आरएसएस का प्रभाव बताइए, ये किसका विषय है, व्यवहारवाद का। अब आपको समझ आ गया। तो ये बेसिकली अध्ययन का दृष्टिकोण है। जो परंपरागत लोग कहते हैं नहीं मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, जो व्यवहारवादी कहते हैं नहीं निर्णय तो वास्तव में नागपुर से हो रहा है,
तो ये बेसिक अंतर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है ना। सुमन विश्नोई जी गुड मॉर्निंग, रेणु शर्मा जी गुड मॉर्निंग, संतोष मास्टर जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आपको आपने बहुत किया है। रिचपाल यादव जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। रेणु जी मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया किया आपने बेटा। रेणु शर्मा जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है। लेकिन साथियों कृष्णा वैष्णव जी मतलब ये कह सकते हैं सर परंपरागत स्ट्रक्चर बेस्ड है, बिल्कुल बेटा ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, ये कार्य बेस्ड है, ठीक है ना, ये संरचना से ज्यादा मतलब रखता है, ये बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कह सकते हैं। तो बच्चा ये कह रहा है क्या संरचना बेस है, बिल्कुल ये संरचना पर आधारित है और ये कार्य पर आधारित है, इसमें कार्यों पर ज्यादा ध्यान है। आगे चलें साथियों और आगे देखें और अंतर मैं आपको बता देता हूं। जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये उचित अनुचित की बात करेगा, डायरेक्ट आंसर यस नो में नहीं देता। अब ये क्वेश्चन आपके 2016 में आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में आया था कि परंपरागत दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो उचित अनुचित की बात करता है, गुड बैड की बात करता है, उचित अनुचित गुड बैड अच्छे बुरे की बात करता है, सद असद की अच्छा बुरा सद असद। अब शब्द तो कौन सा यूज करेगा वो तो आप जाने, अब वो हिंदी तो आनी चाहिए। और ये क्या करते हैं आप लोग यस और नो में आंसर देते हैं, ये यस और नो में आंसर देंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं साथियों कि वास्तव में जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये इसका प्रभाव कहाँ है, पूर्व में ज्यादा है। पूर्व का मतलब है विकासशील देशों में ज्यादा है। आपने पूर्व पश्चिम मनोज कुमार की पिक्चर भी देखी होगी जिसमें गाना था मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, तो वास्तव में पूर्व में प्रभाव है। और आप लोगों का जो प्रभाव है वो पश्चिम में ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा है, पश्चिम विकसित देशों में ज्यादा है, इसका विकसित देशों में प्रभाव ज्यादा है। फिर साथियों जाके बेसिकली और समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जो है इसका जो प्रभाव है परंपरागत दृष्टिकोण का, तो परंपरागत दृष्टिकोण का प्रभाव राजनीति शास्त्र पर कब रहा, प्लेटो से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। इसका प्रभाव कब तक रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक बना हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक कहीं ना कहीं बना हुआ है। आज भी देखा जाए व्यवहारवाद काफी हावी है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे बेसिकली परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन से हैं। साथियों जितने भी आपके पश्चिमी विचारक एमए की पुस्तक में दे रखे हैं, उन पर कमेंट करने वाले विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, सब परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तो मैं सिंपल बात में कह दूं प्लेटो से मार्क्स तक जितने भी थिंकर हैं और साथ में उन पर कमेंट करने वाले जैसे डनिंग है, मैक्सी है, वहान है, तो ये सब वेपर है, ये सब कमेंट करते हैं इन पर, ये भी इधर ही आएंगे, भारतीय विचारक भी इधर ही आएंगे। इधर कौन से आएंगे, इसमें आएंगे व्यवहारवाद का अध्ययन करने वाले विचारक और व्यवहारवाद के कारण आई अवधारणाओं का अध्ययन करने वाले, जैसे राजनीति विकास से संबंधित विचारक, राजनीति संस्कृति से संबंधित विचारक, वो सारे इधर आएंगे। तो ये बेसिक जो चीजें है ना आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सारा राजकुमार कटारा जी से जय जोहार सर जी, बिल्कुल जय जोहार जी। और क्यूट मुंडिया जी, देसी मीना का छोरा गुड मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग। लेकिन उसमें बहुत गहराई से पढ़ाते हो सर। बेटा गहराई नहीं है, सिंपल है ये गहराई नहीं कहेंगे इसको, जब तक बेसिक क्लियर नहीं है ना तो हम समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा आत्मा का विषय है, जब आत्मा से समझ आ जाता है तो समझना है हमें और आगे बच्चों को समझाना है। अगर आप खुद नहीं समझ पाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप, तो आपको पहले खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये व्यवहारिक है, राजनीति सिद्धांत तब तक समझ नहीं आता जब तक व्यवहारिक राजनीति में भाग नहीं लेते और व्यवहार में उसको उतारते नहीं। तो मुझसे कई बार कहते हैं टीचर आप टीचर होकर राजनीति में भाग लेते हो। अरे राजनीति तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं भाग नहीं लूंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं वास्तव में राजनीति में बहुत सक्रिय रहता हूं, मुझे चुनाव में जितना आनंद आता है उतना कहीं नहीं आता। तो ये बेसिक रीजन है। अब चलिए दोनों को अलग अलग मैं बता रहा हूं, अब आप आगे देखना है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखते हैं अब राजनीति दर्शन मानपरक परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं। पहला ये मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं, ये समष्टिवादी है। समष्टिवादी का मतलब अध्ययन की इकाई क्या है, बड़ी है, यानी कि पूरे विश्व का अध्ययन करने की बात करते हैं। तीसरा है द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं, द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं इसका मतलब क्या है, पुराने आंकड़ों पर बल देते हैं जिनकी समीक्षा नहीं है, ऐतिहासिक आंकड़ों पर, गीता रामायण जैसे आंकड़ों पर। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। उचित अनुचित की बात करते हैं, डायरेक्ट यस नो की बात नहीं करते हैं, उचित अनुचित की बात करते हैं। यस नो की बात तो व्यवहारवादी करते हैं। अगला देखें साथियों
तो बेसिकली वस्तुपरक है। क्या है? वस्तुपरक। जो परंपरावादी हैं वस्तुपरक है। वस्तुपरक का मतलब ऑब्जेक्टिव, इसमें सही आंसर नहीं, बेस्ट आंसर तलाशने के लिए कहा जाता है। जैसे आप कहते भी हैं क्वेश्चन गलत आ गया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं आ गया, इसका मतलब है आपको 4 विकल्पों में से सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। ये हमेशा रहता है। आप इसको लेकर रिट लगाते हैं, लेकिन परंपरावादी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं आप सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चयन करें, ये ध्यान रखना है। फिर ये विकासशील देशों में या पूर्व में प्रभावी है। इसके 2 कार्य बताते हैं, राजनीति शास्त्र के समालोचना और पुनर्निर्माण। यह राजनीति सिद्धांत का पतन करते हैं, पतन का विरोध करते हैं। समर्थक कौन है? पश्चिमी विचारक, जितने भी पश्चिमी विचारक हैं, भारतीय विचारक, फिर नव परंपरावादी विचारक भी इसी में आएंगे, ठीक है ना। ये सारे कहीं ना कहीं परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। चौथा ले सकते हैं पश्चिमी विचारक पर टिप्पणी करने वाले विचारक। जैसे मैंने कहा ना कि आप डनिंग है पर टिप्पणी करने वाले विचारक, ये भी इधर ही आएंगे। मैक्सी, डनिंग, वहान, ये सारे इधर आएंगे। मैक्सी, डनिंग, वहान, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। इनमें से परंपरावादी नहीं, एक व्यवहारवादी का नाम दे देगा, 3 इधर नाम दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके टेलीग्राम लिंक क्या है बेटा? डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ऐप पे जाएंगे, ऐप भी ये दिख रही है आपको, इसको डाउनलोड करेंगे, वहां भी दे रखा है। अब इस बात को इतना क्यों पूछते हो? टेलीग्राम लिंक तो इतने ज्यादा जगह दे रखा है, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर ऐप में जाएंगे तो ऐप में आसानी से आप सीधे ग्रुप में ले जाएगा, और जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। एक चैनल भी है टेलीग्राम, एक ग्रुप भी है, आप किसी में भी जुड़ जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा ध्यान रखना है। माता रानी का प्रसाद का जैसे वीडियो को सब में शेयर करो मित्रों। बिल्कुल, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको ध्यान भी रखना चाहिए। शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, आपका भला है। तो मैंने तो कह दिया, तो आप अपना काम कर लेना। ये हो गया परंपरागत। तो अब आगे ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा ना, तब अभी मैं इसमें से क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप बने रहना। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर भी 5-5 लेके आया हूं आज। थोड़ी सी मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग बने रहेंगे तो लाभ तभी मिलेगा। अब आप एक तो जुड़ते कम है, सुबह नींद नहीं खुलती है, रात भर टेंशन लेते हैं, पता नहीं क्या अलगाववाद के शिकार हो गए हैं। जो मार्क्स का अलगाववाद है ना, आप उसी से पीड़ित हो गए। पहले ही सोच लेते हैं हार गए हम। अरे सिंपल है, ऐसे हारने से काम चलता है क्या? अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कोई गोली भी मारने आए ना, उसके सामने हंस देना चाहिए, वो वापिस चला जाएगा, क्योंकि आपको डराने तो आया है। लेकिन आप लोग मित्रों, पता नहीं क्या है, आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है कि पहले से ही डर ग्रसित रहता है। जीवन में डरना नहीं चाहिए। जीवन में सफलता है, सफलता अंतिम क्षण में ही पता चलती है। और अभी तो हम संघर्ष का पीरियड है, तो संघर्ष करना सीखें, और जब तक हम महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखें। आधुनिक व्यवहारवाद या राजनीति विज्ञान, अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, इसी के कई नाम हैं। नाम सारे ध्यान रखने, जैसे आपके कई नाम है, घर वालों ने रखा होगा ना, चूहा, बिल्ली, जो भी रखा है, तो ऐसे इसके भी कई नाम है। इसके भी आधुनिक भी हो गया, व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान, अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद। इनकी अंग्रेजी भी ध्यान रखनी है। अनुभववाद को क्या कहते हैं? इंपेरिकल। क्या कहते हैं? इंपेरिकल। अब ये कई बार इंपेरिकल लिख देगा तो आप कहेंगे मैं तो नहीं पढ़ता, ऐसे काम नहीं चलेगा। व्यवहारवाद का तो बिहेवियरलिज्म बनता ही है, इसका पॉजिटिविज्म बनता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार वो डायरेक्ट लिख देता है तो आप लोग डर जाते हैं, डरना नहीं। अब वेल डन गुरुजी, बिल्कुल। ये तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। ये युवाओं का दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण है, तथ्य युवाओं पर बल। व्यष्टिवादी है, व्यष्टिवादी का मतलब अध्ययन की इकाई छोटी है, आप केवल अपने से मतलब करते हैं, तो इसलिए आपके अध्ययन की इकाई भी क्या है? छोटी। समझ आ गए ना? ये मेनली छोटी इकाई का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप किसकी बात मानेंगे? जो खुद अनुभव करके लेंगे। जैसे पुराने लोग तो कहेंगे कि भगवान आपको पास करेगा, बेटा पढ़ो, तो आप कहेंगे नहीं, सेटिंग होती है, सेटिंग में विश्वास करेंगे, इतने उससे काम होता है, आप उनमें यकीन करेंगे। इसलिए आज बच्चे पढ़ नहीं रहे। आज बच्चों का देखा जाए, एक तो लाइब्रेरी पकड़ ली उन्होंने जो बेसमेंट में बैठ के पढ़ने की, और दूसरा उन्होंने सेटिंग वाला और फार्मूला पकड़ लिया। उनके दिमाग में बैठ गया है कि सिलेक्शन सेटिंग से होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं इस बार पेपर आउट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेपर ऐसी जगह बन रहे हैं वहां से निकालना असंभव है, कोई नहीं निकाल सकता है। पेपर मार्केट में नहीं आएगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो वास्तव में ये प्राथमिक आंकड़ों पर बल देते हैं। अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, दबाव समूह का, एनजीओ का, जो गैर सरकारी संगठन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दबाव समूह तो आपने पढ़ रखे हैं ना,
दबाव समूह कौन से हैं भारत में? जैसे जाति वाले संगठन है, आरएसएस है, धार्मिक संगठन है, वो सारे क्या है? दबाव समूह। व्यापारिक संगठन है, फिक्की भी क्या है? दबाव समूह है। ये हाँ ना की बात करते हैं, आप डायरेक्ट यस नो में करेंगे। आप मेरे से कहेंगे ये काम कर दो तो मैं कहूंगा बेटा ये उचित है अनुचित है, ऐसे बात करूंगा। लेकिन आप क्या है? डायरेक्ट हाँ नो। अगर आपको माल मिलेगा, हिस्सा मिलेगा तो यस, नहीं तो नो। ये वाली बात, युवा की हालत यही रहती है। आगे देखते हैं, विषय परक है, आप सब्जेक्टिव हैं, व्याख्या करने में बल देते हैं। ये विकसित देशों में प्रभावी है। कार्य क्या? व्याख्या करना। ये राजनीति सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। आप ही कहते हैं कि बुढ़ा सटिया गया है, ताऊ पीछे हट जा, तो वास्तव में पतन की बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी कौन कौन से इसके हैं, समर्थक कौन कौन हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो समर्थक हो जाएंगे व्यवहारवादी। व्यवहारवादी जैसे हिंजुलाओ, डेविडस्टन। उत्तर व्यवहारवादी, राजनीति विकास के समर्थक, राजनीतिक आधुनिकीकरण के समर्थक, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी हैं आपने अवधारणाएं पढ़ी हैं, राजनीति विकास, राजनीति संस्कृति, जो व्यवहारवाद के फलस्वरूप आई हैं, उन सब के समर्थक व्यवहारवादी, अनुभववादी कहलाएंगे। तो ये आपको बेसिक हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ललिता महावर जी, ठीक है ना। हाँ, सब ये सोचते हैं। कृष्णकांत सर, छात्र परिषद और संगठन भी दबाव समूह है। बिल्कुल, छात्र संगठन भी दबाव समूह की श्रेणी में ही आते हैं। कृषक संगठन, छात्र संगठन, एनएसयूआई, एबीवीपी, सब उधर ही आते हैं। एसएफआई, आयशा, सब वहीं आएंगे। अब आगे समझ, ये दबाव समूह है। व्यवहारवाद का विषय, आप ज्यादा इन पर ही ध्यान देते हैं। आप दल की बात नहीं करते, उनकी बात ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आपको भेद सिद्धांत व्यवहारवाद में ही आता है क्या? अभी बेटा मैं बता देता हूं, अभी आ जाएगा ना व्यवहारवाद, आपको बिल्कुल भेद सिद्धांत बताऊंगा, ठीक है ना। डाइकोम कहते हैं इसको, ठीक है ना, तथ्य मूल्य पर भेद। चलो, अब इसमें पुष्पराज शर्मा जी व्यवहारवादी, वाटसन, बिल्कुल वाटसन का भी बताएंगे आपको। अब सिंपल है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में हम सामान्य परिचय, विशेषताएं और इसमें परिभाषा, दृष्टिकोण, अध्ययन क्षेत्र के उपागम और महत्व और नवपरंपरावादी, लास्ट में प्रश्न भी लेंगे, कुछ प्रश्न भी, क्वेश्चन भी कराएंगे बस। लेकिन साथियों धीरे धीरे पढ़ना है। लेकिन मैं कहता हूं तेज जल्दी काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। बस अपने ईश्वर को याद कर लो और अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। मेरी आप सभी से विनती है, आत्मा से पढ़ना, दिमाग से नहीं पढ़ना है। तो आप अगर ईश्वर को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको राजनीति सिद्धांत तुरंत समझ आएगा। समझना वैसे भी आत्मा का विषय है। अब अपनी आत्मा को आप जागृत कर लें और शुरू हो जाए धीरे धीरे। चलिए, सामान्य परिचय। राजनीति शास्त्र का प्लेटो से लेकर द्वितीय युद्ध तक का विकास काल में इस दृष्टिकोण का प्रभाव रहा। तो वास्तव में राजनीति शास्त्र में इसका प्रभाव कब तक रहा? प्लेटो से लेकर द्वितीय युद्ध तक, ठीक है। यह नैतिकता व मूल्य पर आधारित है। इस काल में राजनीति शास्त्र को राजनीति दर्शन के नाम से भी दिया जाता है। इसमें आदर्श राज्य पर विशेष बल दिया गया है। तो कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य की बात इसमें ज्यादा की गई है। तो अब आगे देखते हैं, सामान्य विशेषताएं क्या है मानपरक दृष्टिकोण की। मैंने कह दिया ना, मूल्य, नैतिकता पर बल, समष्टिवादी, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन, उचित अनुचित की बात, वस्तुपरक, विकासशील देशों में प्रभावी, दो कार्य, समर्थक, मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है ना। अब परंपरागत दृष्टिकोण और राजनीति शास्त्र की परिभाषा, यहां से क्वेश्चन आना शुरू होता है। तो ओशियन जी नमस्कार साहब, बिल्कुल मेहरा राम जी आपको नमस्कार, सुषमा रावत जी को भी नमस्कार। सर नोट्स कैसे मिलेंगे? अरे बेटा टेलीग्राम से जुड़ जाना। बाकी मैंने आपका कमेंट आज उसमें था, आप सिंपल नीचे कमेंट कर देना, अपने नंबर डाल देना, एक मैं कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है। आप टेंशन ना लें, या सिंपल है कि उसमें आप नाम लिख देना, नोट्स का भी बता देंगे आपको, टेंशन ना लो। भेद सिद्धांत भी व्यवहारवाद में है, बिल्कुल बेटा व्यवहारवाद में। मुनेश कुमारी जी सर, हाँ आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम प्रकाश जी गुड इवनिंग। तो साथियों बस चलते हैं, क्या परिभाषा है परंपरागत? राज्य के रूप में परिभाषा, सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और साथ में व्यवहारवादी। पहला राज्य के रूप में परिभाषा, राज्य के रूप में परिभाषा देते हैं गार्नर। गार्नर में परिभाषा में हो सकता है 3-4 लाइन की परिभाषा है, मैंने यहाँ पर एक ही लाइन दी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3-4-5 लाइन की भी हो सकती है। गार्नर कहता है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। आप तो ये सब देखना, प्रारंभ और अंत चुप करके गार्नर मार देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बुलंदशली का मतलब बल्ली लगाना, बीम लगाना, बीम का मतलब होता है बेसिक। तो राज्य के आधारभूत तत्व शब्द आ जाए तो समझना बुलंदशली की परिभाषा है, प्रकृति की बात करें। फिर गेरिस क्या कहता है? शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों का अध्ययन।
शक्ति की संस्था के रूप में बात कौन करता है? गैरिस महोदय करते हैं। आगे देखते हैं जकारिया मोते क्या कहते हैं, हम राजनीति शास्त्र में उस राज्य नामक संस्था का अध्ययन करते हैं जो संप्रभुता का प्रयोग करती है। तो जो संप्रभुता का प्रयोग शब्द आ जाए तो जकारिया मान लेना। जेम्स परिभाषा क्या देते हैं? कहते हैं वास्तव में कि राज्य का विज्ञान है। क्या है? राज्य का विज्ञान। तो ये जेम्स ने कहा था, जेम्स आपने खाया भी होगा, विज्ञान है। जेम्स 5 रुपए के मिलते हैं पैकेट में, देख लेना। वो राज्य के विज्ञान की बात करते हैं। गुड़ नाव, यानी कि गुड़ खा के नाव में बैठता है तो विकास होगा। तो ये कहता है हमें राज्य की इसमें वर्तमान व विकासात्मक दशा का अध्ययन करते हैं। गेटले क्या कहते हैं? गेट से क्या आता है? गेटले कहता है इसमें हम राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। अब ये परिभाषाएं ना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गेट से ही भूत, वर्तमान, भविष्य आता है। गुड़ खा के विकास हो जाता है, तो इसलिए राज्य की वर्तमान और विकासात्मक दशा। जेम्स तो विज्ञान है ही है। जकारिया संप्रभुता का प्रयोग की बात करता है। ब्लंटसली आधारभूत तत्व की बात करता है। गार्नर प्रारंभ और अंत की बात करता है। तो आप आसानी से सारी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। लेकिन साथियों फिर मैं आपके सामने कह रहा हूं, एग्जाम में हो सकता है 4-5 लाइन में परिभाषा आए, 3-4 लाइन में आए, लेकिन आपको ये मोस्ट शब्द ढूंढने हैं। अगर आपको शब्द मैचिंग कर जाए तो आप चुप करके आंसर लगा देना, वहां दिमाग मत लगाना। मीना जी करौली से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। केला देवी माता की जय भी हो, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दीपक सैनी मानपुरा जी, आपका भी अभिनंदन। ममता मौर्य जी जुड़ गई हैं, विनोद कुमार जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सरकार के रूप में परिभाषा कौन देते हैं? सीले और लिकाक। अब सीले का मतलब होता है शांत व्यक्ति। जो शांत होता है वो तुलनात्मक बताता है। तो ये वास्तव में तुलनात्मक परिभाषा देते हैं। कैसे? सुन लीजिए इसको। जैसे कहता है, जैसे संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीव शास्त्र में जीव का, अर्थशास्त्र में अर्थ का, ऐसे बहुत सारे, कानून शास्त्र में विधि का, वैसे ही राजनीति शास्त्र में सरकार का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके की तुलनात्मक परिभाषा देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिको क्या कहते हैं कि राजनीति सरकार जो शास्त्र है, सरकार से संबंधित विद्या है, अध्ययन है, ऐसा लिकोक महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? लिकोक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गुड मॉर्निंग विजय जी, आपको बहुत बहुत। सानू शर्मा जी प्लीज लाइक एंड शेयर करो, तो वो आपका काम है। जावेद अख्तर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। बी एस सैनी जी, अलवर की धरती से नमस्कार स्वीकार करें, आपका बहुत बहुत पुण्य धरती से नमस्कार। अनुराधा श्रीवास्तव जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, और निस्ता जी, सब लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये परिभाषा ध्यान रखना, सरकार के रूप में दो ने दी है। अब अगला ध्यान रखते हैं, राज्य व सरकार के रूप में परिभाषा कौन देते हैं? राज्य सरकार के रूप में परिभाषा देते हैं गिलक्राइस्ट, डिमॉक और पाल जेनेट। आप इसको फिर ध्यान से सुनना है, आप इधर उधर भटकेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप शांतिपूर्वक अपने आप को बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन फिर करता हूं कि इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। पहला गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट के नाम से स्पष्ट है ये समस्याओं की बात करेगा। तो कहता है राजनीति शास्त्र में हम राज्य सरकार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब जब ये शब्द आ जाए राज्य सरकार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो चुप करके गिलक्राइस्ट परिभाषा लगा देना। दूसरा डिमोक क्या कहता है? राजनीति शास्त्र में राज्य और उसके साधन सरकार। वैसे भी डिमोक डंकी साधन से ही मतलब है। पाल जेनेट की परिभाषा जो है तीसरी, उसमें क्या आता है? उसमें होता है कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसमें राज्य व सरकार के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अब आपको इतनी लंबी परिभाषा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी ये लाइन मिल जाए समाज शास्त्र की वह शाखा है, तो चुप करके समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान की वह शाखा शब्द मिल जाए तो पाल जेनेट इसका आंसर है, चाहे 10 लाइन की परिभाषा क्यों ना हो। एकमात्र सामाजिक विज्ञान की शाखा पाल जेनेट ही बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समस्याओं का अध्ययन, सरकार का अध्ययन तो है, मेन शब्द है समस्याओं का। कृष्णा जी ध्यान रखना है, गिलक्राइस्ट राज्य सरकार की समस्याओं, मेन शब्द को पकड़ना है आपको, समस्याओं को। संदीप मौर्य जी यूपी से बहुत बहुत अभिनंदन। विजय शर्मा जी, ठीक है ना।
कैसे पढ़ें 10 दिन में? साथियों बाकी तो आप पढ़ते रहें, जो मैं रिवाइज करा रहा हूं इसको ध्यान से देखते रहें। बाकी पूरा सिलेबस यूट्यूब पर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक नए चैनल जो हमारा है PSIR AD शर्मा सर, इस पर काफी वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आपको अगर और कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप बता दें, मैं इस चैनल पर और वीडियो भी डाल दूंगा। लेकिन आप लोग जुड़ेंगे और आप देखेंगे तभी तो है। अब देखो आप लोगों की हालत क्या है, आप टेंशन लेके बैठे। मेरे पास कल भी 5-7 बच्चे आए, वो कहते हैं अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बेटा अभी मन क्यों नहीं कर रहा है आपका? अभी से होपलेस क्यों होते हैं? अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो हमारे यहाँ बाकी है 15 दिन। अभी से आप होपलेस हो जाएंगे क्या? आप अच्छे से तैयारी करें और अपने आप को पहले कंट्रोल करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। 2 मिनट योगा करें, स्वस्थ रहें, एंजॉय करें, तो वास्तव में सफलता है, सफलता पक्का मिलेगी। मैंने कहा ना, आप मेरे टॉपिक पढ़ जाएंगे, इनसे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे भी 40% वाला पास हो रहा है, आप इसमें 60% से प्लस पा जाएंगे। आप इसको पढ़ें तो सही। पहले आगे देखें, मानव तत्व से संबंधित परिभाषा। तो इसमें बेसिकली जो परिभाषा है पहले लास्की देता है, संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। किसके संदर्भ में? संगठित राज्यों के संदर्भ में। तो ये बेसिकली परिभाषा लास्की की है, संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। फिर कौन? राजनीति शास्त्र। क्या कहते हैं लास्की? राजनीति शास्त्र संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। हरमन हेलर, तो कई बार शब्द ऐसा आ जाए, डरना मत, हरमन हेलर है। राजनीति शास्त्र के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण इसकी मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं से होता है। तो मानव संबंधी मौलिक अवधारणाओं से होता है संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन, ये हरमन हेलर की परिभाषा है। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। तो कीर्ति जी कहती हैं आवाज में आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। अनुराधा श्रीवास्तव जी, सर आपके नोट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल बेटा मिल सकते हैं, लेकिन बस ये दशहरे तक थोड़ी शांति रखना, क्योंकि दशहरे तक स्टाफ नहीं है। मेरे को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दशहरे तक स्टाफ नहीं आ रहा है, वो छुट्टी पर है और मैं अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ सारी। मैं वास्तव में एक ही आ रहे हैं, श्याम जी जो हमारे मैन हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इसलिए वो तो आ जाते हैं। वो रामनवमी और दशहरा नहीं मानते इतना ज़्यादा मेरे लिए, बाकी सब तो स्टाफ नहीं मानता है, वो सब छुट्टी पर है। तो इसलिए श्याम जी चला रहे हैं इसको। अब ये मान के चलो श्याम के दरबार में चल रहा है, तभी तो बेचा कह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, तो वो कल भी हो सकता है आ जाएं। नहीं तो फिर वो कल कहेंगे सर बच्चे तो जुड़ते नहीं हैं, तो मेरे को क्यों परेशान करते हो। वही बात तो आपको समझाता हूँ मैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप में से 2 जुड़े, लेकिन जो मेरा स्टाफ है ना वो आने को तैयार नहीं होता। कहते सर बच्चे तो जुड़ते नहीं है, आप खुद तो पढ़ाने में लग जाते हो और हम बैठे रहते हैं। तो वो साथियों में तभी बार बार कहता हूं कि आप थोड़ा सा जुड़ जाएं, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। परंपरागत दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया, इसमें औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। राज्य, सरकार, सरकार के अंग, उनके आपसी संबंध, राजनीतिक दल, सरकारी संस्थाएं जैसे नीति आयोग वगैरह सब, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये भी अध्ययन करते हैं। संविधान भी आ जाएगा, संविधान का भी, लेकिन दबाव समूह इसमें शामिल नहीं है। देखो अनेक बार क्वेश्चन आया है कि परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र नहीं है, 3 इसमें से देंगे, चौथा दबाव समूह का नाम दे देंगे, तब आपको हल करना है। जैसे सिंपल आ गया, निम्न में से परंपरागत दृष्टिकोण का विषय नहीं है, आप सब बताएंगे परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, से संबंधित नहीं है। अब आप बताएंगे ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री। अब देखो मैंने क्वेश्चन घुमा दिया, बी प्रधानमंत्री, सी नीति आयोग, डी जो है आप ले लेते हैं आरएसएस। तो जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित, आंसर चाहिए मुझे। बिल्कुल आप मंगा लेना अनुराधा जी, आप दिक्कत नहीं करना, आपको नंबर मैं बता देता हूं, आप नंबर पे कॉल कर लेना, 97 जो लिख रखा है स्क्रीन पर वो आप कर लेना, मैसेज कर देना। आप सबसे अच्छा है ऐप डाउनलोड कर लें। तो मेरा सबसे है, जो भी संपर्क करना चाहता है ऐप डाउनलोड करके उसकी चैट में कह दें तो सीधी जाती है उसके पास, आप टेंशन ना ले। ऐप दिख रही है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें चैट के माध्यम से अपनी समस्या कह दें, तो आपकी समस्या सबसे जल्दी सहन होगी, क्योंकि ये बच्चा आज भी आ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे इतना। आ गया, जल्दी से आंसर बताओ। डी 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 डी, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मान गए आपको, आपको समझ आ रहा है, मुझे विश्वास हो गया आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना।
आगे चलो, अब हम पढ़ते हैं उपागम। उपागम जो है परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के उपागम। हमारा चल ही परंपरागत दृष्टिकोण रहा है, अभी व्यवहारवाद पर तो हम पहुंचे नहीं है अब। लेकिन आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप सभी बच्चों को जोड़ने की कृपा करें। आप जोड़ेंगे तभी कहीं ना कहीं विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे, नहीं तो फिर क्या है, धीमा काम होता है। तो मैंने कहा ना कि आप अच्छे से जुड़ जाएं मेरे साथ, जोश दिखाएं अपने अंदर, ऊर्जा। अब उपागम क्या होता है, देखो बेटा, सबसे बड़ा होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है, नियमों का समूह। दृष्टिकोण तो हमारे यहां मैंने बताया था 3 ही है, और मेनली 2 ही हैं। कौन कौन से दृष्टिकोण है, नियमों का समूह, एक परंपरागत, एक व्यवहारवाद, ठीक है ना, और तीसरा मैंने समकालीन वाला बताया था। उपागम क्या होता है, अध्ययन करने का तरीका। एक दृष्टिकोण के अंदर बहुत सारे उपागम हो सकते हैं, चित्र से स्पष्ट है, अध्ययन करने का तरीका। और एक दृष्टिकोण के अंदर बहुत सारे उपागम हो सकते हैं, जैसे परंपरागत के अंदर भी अनेक उपागम हो सकते हैं। ठीक है, पद्धति क्या होती है, आंकड़े संकलन की विधि। कैसी विधि है, आंकड़े संकलन की। भाई आप आंकड़े संकलन कैसे करते हैं, ऐतिहासिक डेटा उठाते हैं, आप प्रश्नावली यूज करते हैं, अनुसूची करते हैं, डायरेक्ट प्राथमिक आंकड़े संकलन करते हैं। तो वो सिंपल सा है, कौन सी विधि अपनाते हैं, केस स्टडी अपनाते हैं कि आप मोरल स्टडी अपनाते हैं, तो कौन सी अपनाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ऋषि बुदावर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुकेश महाना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हम चलते हैं बेसिकली उपागम देखते हैं, लेकिन साथियों ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम देखते हैं, ठीक है ना। ऐतिहासिक उपागम ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। सबसे पहला परंपरागत दृष्टिकोण का पहला मैंने उपागम जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, वो कौन सा है, ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या कहता है, हमें किसी भी राजनीतिक संस्था या राजनीतिक घटना का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर करना चाहिए। जैसे साथियों आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी मेरा ऐतिहासिक अध्ययन आपने किया होगा। जो बच्चे जुड़ जाते हैं तो मेरा इतिहास, अब इलाहाबाद के बच्चे जुड़ रहे हैं तो मैं इलाहाबाद में पढ़ा है, मैंने पटना में पढ़ा है तो वहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली में पढ़ा है तो वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, मैंने अलग अलग हरियाणा में भी काफ़ी स्टेट, चंडीगढ़ में पढ़ा है, रोहतक में पढ़ा है, तो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों के। तो मेरा ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं। पुराने बच्चे तो कहेंगे कि सर के पास ही जाना, दूसरे के पास मत जाना, ठीक है ना। तो पुराने बच्चों का जो है वो आपको बताते हैं और आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। तो आपने मेरा कैसा अध्ययन किया, ऐतिहासिक। तो किसी भी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर इसमें किया जाता है। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाए, अध्यक्षात्मक अपनाई जाए, ये चलता है क्वेश्चन। तो ऐतिहासिक उपागम के अनुसार कौन सी अपनाई जाएगी, संसदीय, क्योंकि हमारे यहाँ लंबे समय से कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। आपसे पुराने बच्चे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक उपागम क्या कहेगा, एडी शर्मा से पढ़े या दूसरे से पढ़ें, तो कहेंगे एडी शर्मा 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा है, वो 10 घंटे की बात को 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, बाकी लोग 10 घंटे पढ़ाएंगे और 1 घंटे का भी नहीं पढ़ाएंगे। तो वो बेसिकली आप फिर ऐतिहासिक अध्ययन ही वो बताते हैं। कौन सा बताते हैं, ऐतिहासिक। अब वो हालांकि जो ऊर्जा है वो क्षीण भी हो जाती है, लेकिन बच्चे पुराने नहीं मानेंगे। अब भी मेरे पुराने बच्चे कहते हैं सर आप तो बहुत अब भी ताकत से पढ़ा देते हो, हम तो सोच रहे थे सर तो अब बुढ़ा गए होंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते होंगे, तो ऊर्जा आपके अंदर कम हो गई होगी। लेकिन अब पुराने बच्चे भी कभी यूट्यूब पे क्लास देख लेते हैं, कहते हैं सर आपके अंदर तो वही ऊर्जा बनी हुई है। तो सिंपल है कि वो पुराने बच्चों ने आपको जो बताया, वास्तव में इस उपागम का अध्ययन अनेक विद्वान करते हैं। देखा जाए अरस्तु ने, फ्रीमेन, मॉन्टेस्क्यू, बहुत सारे विद्वानों ने, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, बहुत विद्वान करते हैं। लेकिन इस उपागम का जनक किसको माना जाता है, जीएच सेबाइन को माना जाता है। किसको माना जाता है, जीएच सेबाइन को। अब ध्यान से रखना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मयंक जी बिल्कुल नमस्कार सर जी, गुरु जी हरियाणा से, गुरुग्राम से स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है मयंक जी का, अर्चना जी का भी स्वागत है, विनोद कुमार यादव जी, ठीक है ना। अच्छा उड़ान वालों से क्या बोले, बंद कर दें। अब वो उड़ान वाले भाई कर रहे हैं तो करने दो, बेचारों को क्यों परेशान करो, ठीक है ना। कृपा मीना जी गुड मॉर्निंग जी। अब मैं कैसे बंद करूं बेटा, उसको अपने आप भाई थोड़ा कम कर दें उड़ान जी, आप भाई, ठीक है ना। उड़ान जी आप ऐसे ना बोले, तो आपसे निवेदन है आप शांत हो जाएं थोड़ा सा। चलिए अब जीएस सेबाइन ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किताब लिखते हैं जीएस सेबाइन। कौन सी किताब लिखते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब
उड़ान जी थोड़े शांत हो जाना भाई, आपसे निवेदन है मेरा, ठीक है ना। अब ये जीएस सेबाइन कहते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किताब लिखते हैं। ये किताब 1925 में लिखी गई थी, 1937 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट जो है इसका पब्लिश्ड हुआ था। कौन सा हुआ था? थर्ड पार्ट। ये कई पार्टों में प्रकाशित हुई थी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली सेबाइन जो इसका जनक मानते हैं, किसका? ऐतिहासिक उपागम का। वो ऐतिहासिक उपागम की दो विशेषताएं बताते हैं। कितनी विशेषताएं बताते हैं? दो। आप ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, आप बहुत ही समझदार हैं, बस कानों को तीव्र रखना और मंद आवाज में आराम से सुन लेना। पहली विशेषता बताते हैं, किसी भी नए राजनीतिक सिद्धांत या विचार का जन्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों के फलस्वरूप होता है। क्या कहते हैं? किसी भी नए राजनीतिक सिद्धांत या विचार का जन्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकटों के फलस्वरूप होता है। वही बात कहते हैं जो गीता के चौथे अध्याय में लिखी है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, यानी कि जब जब धरती पर संकट आएगा ईश्वर अवतार लेगा। तो ये कहते हैं जब जब वास्तव में संकट आएंगे तो नया विचारक पैदा होगा और नए विचार देगा। जैसे इनका कहना भी है कि यूनान के संकट जो आए, यूनान में जो आया संकट, तो उससे प्लेटो अरस्तु का जन्म हुआ। और वास्तव में इंग्लैंड की गृह युद्ध की परिस्थितियों ने किसको जन्म दिया? होब्स लोग को जन्म दिया। और पूंजीवाद की परिस्थितियों ने मार्क्स को जन्म दिया। और अंग्रेजी शासन ने गांधी जी को जन्म दिया। भाई संकट आएगा तो नया विचारक आएगा और नए विचार देगा, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का जन्म होगा। तो पहली विशेषता क्या बताती है? बताते हैं ये कि राजनीतिक सिद्धांत का जन्म सामाजिक, आर्थिक संकटों के फलस्वरूप होता है। तो आप गीता के चौथा अध्याय को श्री कृष्ण जी की फोटो देख के इस विशेषता को ध्यान रख लें। यदा यदा धर्म से यदा यदा वाला कथन ध्यान रख ले, आपका काम हो जाएगा। बस कृष्ण जी का वो फोटो ध्यान रखें अर्जुन को उपदेश देते हुए कि जब जब धरती पर संकट आएगा तो मैं जन्म लूंगा। तो यहाँ कहते हैं कि विचारक जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? विचारक। अब जैसे सिंपल सा है कि अब मेरे विचार भी जो आज बने हुए हैं तो ये भी परिस्थितियों की देन है, तो संकटों की देन है। जब जब संकट आता है तो नया विचारक जन्म लेता भी है। प्लेटो अरस्तु यूनान की परिस्थितियों ने के फलस्वरूप पैदा हुए। महात्मा गांधी को वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी तो जन्म ले लेते, लेकिन महात्मा गांधी किसने बनाया था? अंग्रेजी शासन ने बनाया था। तो संकट आता है तब नया विचारक आता है। ये बेसिकली पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी साथियों। अब दूसरा ध्यान रखना है, दूसरी विशेषता क्या बताते हैं वो भी समझ आ जाना चाहिए। कहते हैं समाज की राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें संस्कृति का भी अध्ययन करना चाहिए। तो कहते हैं कला व संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती है और इसलिए हमें कला संस्कृति का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे साथियों हमारी संस्कृति, जैसे सिंपल देखा जाए, राजस्थान की संस्कृति उदारता लिए हुए है, तो हमारे यहाँ इस चीज़ों को विश्वास किया जाता है। बाकी अन्य देशों में देखा जाए तो उदारता का भाव कम रहता है। चीन की जो नीति है, संस्कृति कैसी है? कठोर है। अब उसकी राजनीति भी क्या है? कठोर है। भारत की संस्कृति क्या है? उदार है। इसलिए भारत की राजनीति भी क्या है? उदार है। तो चीन और हमारे में तुलना करनी है तो आप आसानी से संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ? सर जी सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे वशिष्ठा जी आपको हमने सुन लिया है, आप तनाव मुक्त रहे। नरोत्तम मीना जी, ठीक है ना। अगला जनक काल की अवतार होगा। बिल्कुल नरोत्तम जी आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें। और अगला बताइए, और अवतार तो आप खुद भी एक अवतार हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। अब इसकी आलोचना क्या है? समर्थक कौन है ये तो मैंने बता दिया, एडमंडबर्ग। जनक वो कहते हैं। आलोचना क्या है? पहला तो यह है कि तथ्य के आधार पर आलोचना करें। इतिहास तथ्यों का भंडार होता है, ये ऐतिहासिक आंकड़े संकलन करता है और तथ्य गलत होने पर निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब साथियों वास्तव में इतिहास में ये भी निश्चित नहीं है महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है ना। अब इसमें आपने एक भी गलत निष्कर्ष ले लिया, तथ्य गलत ले लिया, तो पूरा निष्कर्ष ही गलत हो जाएगा। दूसरा, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि जो अध्ययन करता होता है तो अपने समाज के बारे में कुछ गलत बातें होती हैं तो उनको छुपा जाता है, जिससे निष्कर्ष प्रभावित होता है। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह से। कोई भी अपने घर को गलत नहीं बताता, ये बेसिकली दिक्कत है। महत्व क्या है? इससे ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। कुटल्ले ने भी कहा था कि हमें जीवन में दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए। अगर खुद अनुभव लेने लगेंगे तो ये जीवन क्या कम पड़ जाएगा। इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखो। और ये अनुभव कहाँ मिलेंगे? ऐतिहासिक उपागम में। फिर राजनीति संस्कृति का भी ध्यान रखना है। ये राजनीति संस्कृति में जो है ये भी सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि जो वास्तव में संदर्भवादी जो दृष्टिकोण के विचारक हैं तो वो बेसिकली क्या है, इसका समर्थन करते हैं। वो भी ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन करने की बात
करते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि जो आज के विचारक हैं पीजी वोल्गो वगैरह, ठीक है ना, एजी वोल्गो जैसे विद्वान, वो भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें इस प्रकार के अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये छोटा छोटा सा आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर क्या है कि मैकियावली का जो है कि अध्ययन करते हैं स्लीवर जैसे विद्वान, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में वो भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करने की चेष्टा करते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा उपागम देखते हैं, कानूनी उपागम। कानूनी उपागम क्या है? डाइसी, ऑस्टिन, ओक, जिक, केसी, वियर, जेनिंग्स, पाइली, डीडी बसु ऐसे विद्वान देते हैं। ये संविधान के आधार पर ही राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर, यानी कि संवैधानिक संस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं। और जिन्होंने भी संविधान पर किताब लिखी है वो सब कानूनी उपागम के समर्थक हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं संस्थागत उपागम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब ये संस्थागत उपागम थोड़ा सा ढंग से आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में ले जाऊंगा, आप तनाव मत लेना कि मैं बता देता हूं। संस्थागत उपागम कानूनी उपागम का ही विस्तार है, इसका विस्तार है। कानूनी उपागम क्या करता है? केवल संविधान में दी गई संस्थाओं का अध्ययन करता है। वही संस्थागत उपागम जो है संविधान की संस्थाओं के साथ साथ अन्य राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। तो कह सकते हैं संविधानेतर संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। जैसे नीति आयोग का भी अध्ययन करेगा, मानवाधिकार आयोग का भी अध्ययन करेगा, सूचना आयोग का भी अध्ययन करेगा। अब सूचना आयोग, नीति आयोग की चर्चा संविधान में तो है नहीं। राजनीतिक दल का भी अध्ययन करेगा। अब राजनीतिक दल की चर्चा भी संविधान में नहीं है। बस एक फ्रांस का संविधान ऐसा है दुनिया में जिसमें संविधान में राजनीतिक दलों की चर्चा है, बाकी तो किसी देश में नहीं है। तो देखा जाए तो ये सारा उनका अध्ययन करेगा, दल का भी, नीति आयोग का भी, सूचना आयोग का भी। तो ये तो केवल संविधान की संस्थाओं का, ये संविधानेतर संस्थाओं का भी, यानी कि संविधान से बाहर जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन करता है संस्थागत उपागम। अब कहेंगे इसके समर्थक कौन से हैं? अब बेसिक बातें सुन लेना, क्योंकि संस्थागत उपागम से बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि इसमें दल से संबंधित अध्ययन मेन है। जो दलों का अध्ययन करते हैं वो सब कहीं ना कहीं संस्थागत उपागम के समर्थक हैं। अब दलों के बारे में आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कल भी मैंने शाम को क्वेश्चन कराए थे। तो भाई मैकाइवर क्या कहता है? लास्ट की जार शासन से रक्षा कहता है, मैकाइवर कहता है कि क्रांति से रक्षा करते हैं, एडमंड कहता है अच्छे के लिए हों बुरे के लिए हों लेकिन दल अनिवार्य हैं। तो ये सब विचारक किससे संबंधित है? संस्थागत उपागम से। लेकिन इसके जनक कौन है? डुरबर्जर व डाल्डर है। इसके जनक कौन है संस्थागत उपागम के? डुरबर्जर व डाल्डर है। तो ये ध्यान रखना है, इसके जनक ये है। समर्थक मैंने बताया मैकाइवर, लास्टली प्लोनोव, ये सब समर्थक हैं। अब मैं क्या है आपको कुछ समर्थक और बता देता हूं, अब ध्यान से सुन लेना है इसके समर्थक, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली क्या है कि लॉर्ड जेम्स ब्राइस भी इसका समर्थन करते हैं। जेम्स ब्राइस भी इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्होंने विधायिका के पतन की बात की है ना मॉडर्न डेमोक्रेसी में, तो उसमें लेख लिखा था। तो उसमें विधायिका के पतन में वो कहीं ना कहीं जब विधायिका के पतन की चर्चा करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? संस्थाओं का ही। तो ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जेम्स ब्राइस जो है वो इसका अध्ययन करते हैं। अमेरिकन कॉमनवेल्थ उनकी किताब भी एक है मॉडर्न डेमोक्रेसी के अलावा। अमेरिकन कॉमनवेल्थ किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है। थोड़ा सा बुक्स भी ध्यान रख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि साथियों जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन कम से कम बेसिक तो ध्यान रखना। मॉडर्न डेमोक्रेसी तो है ही है, लेकिन ये दोनों किताबें इनकी हैं। फिर उसके बाद जो अगला थिंकर आते हैं वो लावेल आते हैं। क्या आते हैं? लावेल भी यहां से जुड़े हुए हैं। ओस्ट्रोगोस्की भी यहां से जुड़े हुए हैं। ओस्ट्रोगोस्की भी इसका समर्थन करते हैं। किसका? संस्थागत उपागम का। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरमन फाइनर भी, हरमन फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक, ये सारे के सारे अध्ययन करते हैं। अब आपको ध्यान रहना चाहिए। अब संस्थागत उपागम के बारे में मैंने क्या बताया? ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ संविधानेतर संस्थाओं का, यानी कि संविधान से बाहर जिनकी चर्चा की गई है उन संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे राजनीतिक दल का, नीति आयोग का, सूचना आयोग का, मानवाधिकार आयोग का, महिला आयोग का, इनका भी अध्ययन करते हैं।
क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर बेटा ध्यान रखना है इसके जनक कौन है, डुर्वर्जल डाल्डर हैं, और दलों के अध्ययन करने वाले सारे इसके समर्थक हैं। फिर ये नए समर्थक भी आपको ध्यान रखना है, जेम्स ब्राइस, लावेल, ओस्ट्रोगोस्की, हरमन फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर सारी चीजें ध्यान रखेंगे, कंचन कंवर जी नमस्ते जी, उषा परिहार जी, ठीक है ना, इंपोर्टेंट ही है भाई साहब, बिल्कुल सब इंपोर्टेंट है, नरोत्तम जी सबको नमस्कार, इंदल कुमार जी सर प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। लेकिन साथियों दिलीप सर नाइस, ठीक है बेटा, काव्या शर्मा जी आपको भी अभिनंदन स्वागत। तो साथियों इस पर ध्यान दो थोड़ा सा, बस ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको समझना बड़ा टेढ़ा काम होता है, फिर आप परेशान ना होना, इसको ध्यान में रखना है। अब इसकी आलोचना कौन करते हैं, संस्थागत उपागम की, ये भी ध्यान रखना। इसकी आलोचना करते हैं व्यवहारवादी, और व्यवहारवादी में भी कौन करते हैं, डेविड स्टन और राइसी मैक्रिडस। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संस्थागत उपागम की आलोचना कौन करते हैं, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में भी कौन से व्यवहारवादी करते हैं, एक तो डेविड स्टन, एक राइसी मैक्रिडस। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही आया था ये, पहला तो इसके समर्थक पूछे थे, इसी बार के असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आए थे। मैक्रिडिस ये कहते हैं संस्थागत उपागम संकीर्ण है क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, दोनों यही कहते हैं। मेनली तो संकीर्ण तो इसने कहा था, ये दोनों कहते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। किसका अध्ययन नहीं करते, मानव व्यवहार का, केवल संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अनीता मिथारवाल जी गुड मॉर्निंग, अवधेश मीना जी नाइस डियर सर जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, मोहन मीना जी। साथियों बस आप जुड़े रहेंगे ऑल फ्रेंड्स। काव्या बेटा बिल्कुल सही है, आप जुड़ गए हैं, आप सभी को माता रानी की कृपा, बहुत अधिक आपको आशीर्वाद, तो आप तनाव ना लें और बस काम करें। टाटा मीना जी, तारा मीना जी भी जुड़े हैं, ठीक है ना। ये बेटा ये क्यों अंग्रेजी यूज करते हो मेरा बेटा, हिंदी यूज कर लो और शांति से पढ़ लो, 10-15 दिन है, ठीक है ना। ये शब्द 3 तो कभी बोलते रहना, ठीक है ना। पूजा कुमारी जी गुड मॉर्निंग सर जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब आपको अगली चीज मैं बताता हूं, नव संस्थागत। कौन सा बताते हैं, नव संस्थागत। अब नव संस्थागत के बारे में आपको जानना है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो रोना मत, अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। देवाराम देवासी जी नमस्कार, तारा मीना जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, अच्छे से बोलना है। अर्चना, विनोद कुमार जी, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये गुंजन गोयल जी सबको, सुलोचना जाट जी नमस्ते, सबको प्रणाम, ठीक है ना। नरपत गुर्जर जी बिल्कुल राधे राधे मेरा बेटा, माता रानी की सब पर आप पर कृपा बनी रहे और भगवान आप सबको पास कराए। बस आप हिम्मत मत मारना, पॉजिटिव रहना, हिम्मत हार गए ना फिर दिक्कत आएगी। अब होपलेस नहीं होना में, और टिपिकल नहीं है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस समझने का विषय है। अगर वास्तव में सुबह से शाम तक सबको समझाया जाए ना, सब समझ आ जाता है, लेकिन हम टेंशन लेके बैठते हैं ना, फिर समझ नहीं आता। अब नव संस्थागत क्या है, नव संस्थागत जो दृष्टिकोण है ये भी परंपरागत दृष्टिकोण का ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या किया गया कि हैं तो वास्तव में गांव के व्यक्ति, लेकिन कभी कभी शहर जाकर मोमोज खा लेते, ऐसे शहरी ग्रामीण व्यक्ति हैं। जैसे मैं कभी कभी क्या कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, भाई ठीक है, जब पढ़ाना होता है नहीं पीते, लेकिन लगता है 2 दिन की छुट्टी है तो कहते हैं यार पी लो, कोई बात नहीं, आज आनंद ले लेते हैं, थोड़ा बहुत इनका भी लेते हैं, लेकिन इतनी सी लेंगे, वो भी कोल्ड ड्रिंक, कहेंगे भाई रहने दो यार कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं। तो ये नव संस्थागत क्या है तो परंपरावादी, लेकिन कभी कभी शहर चले जाते हैं और बर्गर का आनंद ले आते हैं, मोमोज का आनंद ले आते हैं। ये क्या करते हैं नव संस्थागत वाले, ये संस्थाओं का अध्ययन पर व्यवहारिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, संस्थाओं पर, संस्थाओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ये अध्ययन करते हैं कि संस्थाओं की मूल्य मान्यताओं का प्रभाव व्यक्ति पर और समूहों पर क्या पड़ता है, ठीक है ना, किस प्रकार से समूह संस्थाओं को प्रभावित करते हैं और संस्थाएं कहां तक समूहों को और व्यक्तियों को प्रभावित करती है, तो ऐसी बातें इसमें ध्यान रखी जाती है। फिर संस्थाओं की नियम और प्रक्रियाओं की ज्यादा चर्चा करते हैं, संरचनाओं के स्थान पर किसकी चर्चा करते हैं, नियम और प्रक्रियाओं की। अध्ययन संस्थाओं का ही है,
मैंने कहा ना, ऐसे ग्रामीण हैं जो शहर में गांव में जाकर थोड़ा एसी वेसी लगा लेते हैं, ठीक है ना। बस ये मान लो, ऐसे ग्रामीण जो क्या करते हैं, शहर आके कभी कभी मोमोज खा लेते हैं और गांव अपना गांव में क्या कर लेते हैं, थोड़ा शहर बनाने की कोशिश करते हैं गांव को ही। एसी लगा लिया, एलईडी लगा लिया, गाड़ी खड़ी कर ली, लेकिन साथ में गाय भैंस भी रखते हैं, बढ़िया से दूध पीते हैं बढ़िया। तो ये वाला, तो वही बात नव संस्थागत के अंदर होती है। तो ये क्या है, संस्थाओं के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और संस्थाओं की संरचनाओं के स्थान पर नियमों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और ये भी देखते हैं कि संस्थाओं के मूल्य मान्यता कहां तक व्यक्ति और समूह को प्रभावित करते हैं और कहां तक व्यक्ति और समूह संस्था को प्रभावित करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप इन सब का अध्ययन करते हैं। जैसे संस्थाओं पर कोई व्यक्ति हेड होता है, उस व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ा संस्था पर, यह भी अध्ययन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें सारे नव संस्थागत अध्ययन करते हैं। अब इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दो थिंकर पहले ध्यान रखने हैं साथियों, मैं आपको बताता चलता हूं कि इसमें जो बेसिकली है रोजमेरी टेलर, जो रोजमेरी टेलर हैं वो बेसिकली कहती हैं कि इसकी 3 शाखाएं हैं। क्या कितनी शाखाएं हैं? 3। तो नव संस्थागत की मेनली कुछ 3 शाखाएं पीटर हॉल व रोजमेरी टेलर बताती हैं। तो पीटर हॉल व रोजमेरी टेलर नव संस्थागत की 3 शाखाओं की चर्चा करती है। कितनी शाखाओं की? 3 शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखा, लेकिन इन्होंने 3 शाखाओं की चर्चा की है। तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि इन्होंने कितनी शाखाएं बताई हैं, वो तो पहले ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने एक लेख लिखा था 96 में, वो आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस एंड 3 न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। कौन सा लेख लिखा था? पॉलिटिकल साइंस एंड 3 न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। में, और बताया था कि इसकी 3 शाखाएं। किसने? पीटर हॉल व रोजमेरी टेलर। अब आपसे पूछेगा कि नव संस्थागत से कौन जुड़े हुए हैं? पीटर हॉल व रोजमेरी टेलर। इन्होंने कौन सा लेख लिखा था? ये लेख लिखा था। कितनी शाखाएं बताई थी? 3 शाखाएं बताई थी। अब 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं वो ध्यान रखना है। पहली है तार्किक चयन शाखा, ये बताई थी। दूसरी बताई थी इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक शाखा। कौन सी शाखा बताई थी? सामाजिक सांस्कृतिक शाखा। तीसरी बताई थी ऐतिहासिक संरचनात्मक शाखा। अब तार्किक शाखा क्या कहती है, ऐतिहासिक संरचनात्मक शाखा क्या कहती है, सामाजिक सांस्कृतिक शाखा क्या कहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान पूर्वक सुनना है दोस्तों। देखो, इसमें बहुत टिपिकल लगता तब है जब हम बुक से पढ़ते हैं, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। बुक्स में जाएंगे, हजारों पेज दे रखे हैं, तो उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये तार्किक चयन शाखा कहती है तो कोई भी संस्थाना लाभ हानि उपयोगिता के आधार पर अध्ययन करती है। किसके आधार पर? हमें किसी भी संस्था का अध्ययन उपयोगिता लाभ हानि के संदर्भ में करना चाहिए। भाई विधायिका का ही अध्ययन करें तो ये देखें विधायिका से क्या लाभ हो रहा है, नीति आयोग का अध्ययन करें तो उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, कार्यपालिका का अध्ययन देखें तो उसका भी लाभ हानि देखें, सीएमओ पीएमओ का भी अध्ययन करें तो लाभ हानि के आधार पर देखें। तो तार्किक चयन शाखा कहती है कोई भी संस्था है तो हमें उसका अध्ययन लाभ हानि उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इस शाखा से जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं? डगलस नॉर्थ, काल्वर्ट, ठीक है ना। इससे जुड़े हुए कौन है? समर्थक कौन है इसके? अब ये ध्यान रखना है, डगलस नॉर्थ। बोल के बताओ जल्दी से, क्या नाम है? डगलस नॉर्थ, ठीक है ना। काल्वर्ट, मार्गरेट लेवी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो साथियों, यहां से कॉलेज लेक्चर में भी क्वेश्चन आया, अब यहां से फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण, मैंने कहा ना, ये तीनों टॉपिक जो हैं परंपरागत आधुनिक वाले, तीनों जगह दे रखे हैं। +2 के लेवल पर भी, ग्रेजुएशन के लेवल पर भी और पीजी के लेवल पर भी।
इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से पढ़ना। 15 से 20 सवाल यहीं घूमेंगे, तो आप 15-20 सवाल में से अगर 12 भी कर जाते हैं, 15 भी कर जाते हैं, 20 आते हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग सा तय मान लेना। लेकिन अब आपकी इच्छाएं हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर, ठीक है ना। मार्च ओल्सन भी बेटा बताएंगे, चंद्रकांता जी टेंशन ना लें, वो भी बताएंगे, राधा मीना जी, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आपकी कृपा है, आप लोग देखते हैं इसलिए अच्छा पढ़ा रहे हैं। विनोद कुमार जी, सर ये तो नाम ही याद नहीं हो रहे होते हैं। अरे बेटा कितना प्यारा नाम है, डगलस नॉर्थ। अब जो भी घर में देखो ना कि जो लाभ हानि के आधार पर सब बातें करता है, उसका नाम रख दो, डगलस नॉर्थ, काल्वर्ट, मार्गरेट लेवी। क्या दिक्कत आ रही है? आप घर में किसी का नाम रख देंगे फिर नहीं भूलेंगे। फिर है दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक शाखा, ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक शाखा बेसिकली कहती है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन करना चाहिए, उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक, भाई समाज का और संस्कृति का संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना चाहिए। ये बेसिकली इस पर ज्यादा ध्यान देती हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसके समर्थक कौन है? पी जेवियर है। कौन है? पी जेवियर है, ये ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक संरचनात्मक शाखा, इसके समर्थक है थेडास्कोपोल। कौन है? थेडास्कोपोल। ये आपको ने कई बार मैंने आपको बताया भी है, सुबह शाम बहुत बार बताया है थेडास्कोपोल के बारे में। थेडास्कोपोल बेसिकली है चीन, रूस, इनकी संस्कृति का पूरा अध्ययन करती हैं और बताती हैं कि वास्तव में रूस, सोवियत संघ तो 15 भागों में बट गया, लेकिन चीन नहीं बटा, क्योंकि चीन के जो ऐतिहासिक संबंध थे मजबूत थे। अगर किसी की ऐतिहासिक संरचनाएं मजबूत है ना, तो उस राष्ट्र को नहीं तोड़ा जा सकता, उस समाज को नहीं तोड़ा जा सकता। थेडास्कोपोल ये बात कहती हैं। जैसे भारत में हमारे संबंध जो है ना, भारत के बहुत मजबूत हैं, हिंदू मुसलमान करके हमको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी नींव इतिहास में बहुत लंबी पुरानी है। तो ये बेसिकली थेडास्कोपोल कहती हैं कि वास्तव में जिसकी ऐतिहासिक संरचनाएं मजबूत होती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कोई भी समस्या नहीं आती। फिर वो कहती हैं क्रांति भी वहीं होती है जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, ये बात भी कहती हैं। क्रांति कहाँ होती है? जहां पर केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी। अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर नहीं होगी तो क्रांति भी नहीं होती, ये बात भी थेडास्कोपोल कहती हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर ये डिमनिस्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा देती हैं। डिमनिस्ट डेमोक्रेसी कहती है अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका में क्या हो रहा है? कहती है प्रजातिवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए वहां लोकतंत्र का निम्न स्तर आ गया है। तो ये डिमनिस्ट डेमोक्रेसी की बात भी करती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर साथियों क्या है, अगली शाखाएं भी मैं बताता हूं आपको, जो टेंशन नहीं दे, अगली भी ध्यान रखनी है आपको। अगली शाखाएं भी मैं बता देता हूं। एक है मानकीय नव संस्थागत उपागम, जिसकी अभी एक बच्ची चंद्रकांता जी चर्चा कर रही थी, नाम मानकीय नव संस्थागत उपागम। ये क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चरर में अभी आया था, तो राजस्थान में ही आया था, मानकीय नव संस्थागत से। तो वास्तव में ये कहते हैं कि संस्थाओं की मूल्य मान्यताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का मूल्य मान्यताओं का प्रभाव, इनका अध्ययन करते हैं। इसके समर्थक हैं जेम्स मार्च और पी ओल्सन। जेम्स मार्च व पी ओल्सन इसके समर्थक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना है, गंभीरता आपका विषय होना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना है। अब इंडियन थिंकर में से 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप, मैं देख रहा हूं कई लोग तो इंडियन थिंकर ही पढ़े जा रहे हैं। कई बच्चे कल पूछ रहे थे सर गांधी मुझे 3 दिन पढ़ते हुए। गांधी को 3 दिन नहीं पढ़ना है। गांधी से क्वेश्चन एक लाइन में ही आपके वेस्टर्न और इंडियन थिंकर दे रखे हैं। आप उसी टॉपिक में से, यानी कि 45 टोटल टॉपिक हैं, 45वां हिस्सा है, तो वहां सबसे मिलाकर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 45 का भाग दे दो 120 में, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। तो आप उस पर इतनी ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए, आप खुद तार्किक बनिए कि वेस्टर्न इंडियन थिंकर जिंदगी भर नहीं पढ़ने हैं। आपको जो टॉपिक काम के हैं, जहां से क्वेश्चन आने हैं, उसको ध्यान रखना है। ऐसे नेट में तो दे रखा है कुछ वाइड, लेकिन यहां पर ज्यादा वाइड नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जेम्स मॉर्च व पी ओल्सन के ये ध्यान में रखना है। ये मान्यताओं का ये क्वेश्चन आया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगली शाखा भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट शाखा जो है वो है अनुभावकीय संस्थागत। अनुभावकीय संस्थागत, नव संस्थागत या संस्थागत। ये बेसिकली कहते हैं कि वास्तव में देखना चाहिए कि प्रदर्शन कैसा है संस्था का। क्या है? प्रदर्शन। किस संस्थाओं का प्रदर्शन के आधार पर
भाई उसने काम कितना किया है, लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, उसको कौन सा अवार्ड दिया जाए, ये वाला। तो अनुभवकीय वाले कहते हैं, नव संस्थागत वाले, किसी भी संस्था के प्रदर्शन के आधार पर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं तो फिर आपका काम नहीं चलना है। तो छोटी छोटी बातें मेरे दोस्तों आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे ध्यान रखना है कि इसके जो समर्थक हैं बीजी पीटर्स हैं, अगर ये भी ध्यान रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय भी आया जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो ये नव संस्थागत की सभी शाखाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक इनकी जानकारी नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन भी नहीं होना। लेकिन नव संस्थागत की आलोचना फिर व्यवहारवादी करते हैं, कहते हैं ये तो संस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करते। लेकिन इनका महत्व क्या है, इन्होंने कहीं ना कहीं परंपरागत दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता का पुट देने का प्रयास किया। ये इनका एक बेहतर कार्य इनका ये था। तो अब आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, नव संस्थागत परंपरागत से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे को कह सकते हो अब नव संस्थागत दृष्टिकोण का प्रयोग करने वाला, क्योंकि मैं परंपरावादी हूं, लेकिन आज यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, नव संस्थागत। ये बात अब समझ आ गया आपको। लेकिन आप मुझसे कहते हैं कि मैं युवा बन गया, मैंने टाई भी पहन ली, ये भी कर लिया, नहीं, मेरे विचार परंपरावादी हैं। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए मैंने यूट्यूब अपनाया, मुझे आपसे जुड़ना है, तो मैं कैसे जुड़ सकता हूं, तो ये चीजें, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं मेरे साथियों, ठीक है ना। अगला दूसरा उपागम है मानपरक या आदर्शात्मक उपागम। ये सबसे प्राचीन उपागम है। अगला जो उपागम कौन सा है, मानपरक या आदर्श उपागम। ये सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है परंपरागत दृष्टिकोण का, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन उपागम है मानपरक उपागम, ठीक है ना। ये निर्देशात्मक है। निर्देशात्मक का मतलब है अपने अध्ययन के मूल्य पहले से निश्चित कर लेता है। जैसे प्लेटो ने क्या किया था, न्याय का पहले से अध्ययन। आइया बर्लिन जैसे थिंकर पहले स्वतंत्रता का अध्ययन। मार्क्स है तो पहले से ही समानता का अध्ययन, बस समानता ही समानता करता है, ठीक है ना, उसमें भी आर्थिक समानता। ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं, कैसा होना चाहिए पर बल देते हैं। गांधी जी का राम राज्य इधर ही है। आर्थर मूरे अचेसन की विश्व सरकार की संकल्पना भी इधर ही आएगी, ठीक है ना। फिर देखा जाए तो प्लेटो का न्यायुक्त आदर्श राज्य भी इधर ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइकल ऑक्सार्ट का सहचार्य राज्य भी इधर आएगा। माइकल ऑक्सार्ट का नागरिक सहचार्य जो राज्य था, आदर्श राज्य था नागरिक सहचार्य, वो भी इधर ही आएगा। जो भी आदर्श समाज की बात करे, विश्व सरकार की बात करे, तो वो मानपरक उपागम को अपनाता है। ये बात ध्यान रखना है कि ये निर्देशात्मक है, यानी कि मूल्यों का अध्ययन करता है, मूल्य का भी निश्चित। जैसे प्लेटो ने न्याय का अध्ययन कर लिया, आज ये बर्लिन स्वतंत्रता का ही करते हैं, मार्क्स समानता के ही करते हैं। तो वास्तव में जो मानपरक उपागम है, ये मूल्य, निश्चित मूल्य का अध्ययन करता है, मूल्य को पहले से निश्चित कर लेता है। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा निर्देशात्मक है, तो ये ध्यान रखना है, निर्देशात्मक है मानपरक उपागम। फिर ये निश्चित मूल्यों का अध्ययन करता है। कौन आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है, ये तो यही बेसिकली परिकल्पना करता है। जैसे गांधी जी का राम राज्य, आर्थर मूरे हचेसन ने विश्व सरकार की बात की, प्लेटो ने न्यायुक्त आदर्श राज्य की बात की, माइकल ऑक्सार्ट ने नागरिक साहचर्य की बात की। जो संभव नहीं है, मार्क्स साम्यवाद की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये कल्पित राज्य की बात करते हैं और ऐसा होना चाहिए की बात करते हैं। तो व्यवहारवादी सबसे ज्यादा आलोचना भी इसी करते हैं। तो व्यवहारवादी सबसे कड़ी आलोचना किसकी करते हैं, इसी की। सबसे कड़ी आलोचना, सबसे कठोर आलोचना व्यवहारवादी किस उपागम की करते हैं, इसी की करते हैं। क्योंकि कहते हैं ये कल्पना मूलक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मूल्य पर बल यही देता है। व्यवहारवादी सबसे ज्यादा किसकी बात करते हैं, वैज्ञानिकता की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं साथियों, संदर्भात्मक उपागम, कंटेक्सचुअल अप्रोच। ये क्या करते हैं संदर्भात्मक उपागम वाले, ये भी द्वितीयक आंकड़ों के साथ प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। भाई जहां तक संभव हो भाई प्राथमिक आंकड़े ले लेते हैं, लेकिन प्राथमिक आंकड़े ज्यादा मिलते नहीं, तो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े किससे संबंधित हैं, परंपरागत से, और प्राथमिक आंकड़े किससे संबंधित है, आधुनिक से। जैसे सिंपल मेरी बात माने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये द्वितीयक आंकड़े तो ये है जो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो क्या है, प्राथमिक आंकड़े।
तो मैं दोनों का ही प्रयोग कर रहा हूं। एक तरीके से मुझे भी संदर्भवादी मान सकते हैं आप, क्योंकि मैं द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े दोनों का प्रयोग कर रहा हूं। फिर ये क्षेत्रीय अध्ययन पर बल देते हैं, जैसे पूर्वी एशिया का अध्ययन, दक्षिणी एशिया का अध्ययन। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है मार्स तथा बटलर। तो ये ध्यान में रखना। इसे क्या कहते हैं वो भी ध्यान रखना। इसे परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम के बीच की कड़ी कहते हैं। इसे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की कड़ी कहते हैं। आधुनिक मतलब व्यवहारवादी। ये आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ इतना? आगे चलते हैं मेरे साथियों। परंपरागत दृष्टिकोण का महत्व क्या है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पहला तो ये मूल्यों पर बल देते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आज भी मूल्यों का बल देने वाले अनेक विचारक हैं जो इस उपागम को बनाए हुए हैं। जैसे जॉन रोल्स है, न्याय का अध्ययन करते हैं। आज भी समानता और स्वतंत्रता का अध्ययन करने वाले अनेक विचारक हैं। तो सब क्या करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं। ये ध्यान में रखना है। दूसरा कि 20वीं-21 शताब्दी में जो उदारवादी विचारक हैं, समाजवादी हैं, समुदायवादी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके महत्व को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो भी मूल्यों का अध्ययन करते हैं। फिर नव परंपरावादी। नव परंपरावादी कौन से हैं कि 20वीं-21 शताब्दी के ऐसे विचारक जो आज भी परंपरागत दृष्टिकोण की मूल मान्यताओं में आस्था रखते हैं, उन्हें नव परंपरावादी कहते हैं। रॉबर्ट डहेल नव परंपरावादियों को क्या कहता है? परा अनुभववादी। रॉबर्ट डहेल नव परंपरावादियों को परानुभववादी कहता है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। नव परंपरावादी कौन कौन से हैं, मैं आज आपको लिस्ट बता देता हूं। नव परंपरावादी क्या है? 20वीं-21 शताब्दी के ऐसे विचारक जो परंपरागत दृष्टिकोण की मूल मान्यताओं को आस्था रखते हैं। और सरल शब्दों में कहूं तो आज के ऐसे युवा जो दादा परदादा में पूर्ण आस्था रखते हैं, दादा परदादा वाली स्टाइल जीते हैं, वो नव परंपरावादी हैं। अगर आप में से कोई भी दादा परदादा के सभी गुणों को अपनाता है, वो नव परंपरावादी है। रॉबर्ट डहेल इसे क्या कहते हैं? परानुभववादी। परानुभववादी क्यों कहते हैं? कि अनुभववाद के बाद फिर परंपरावादी ऐसे आ गए, इसलिए। तो बेसिकली कौन कौन है नव परंपरावादी? एरिक वोइगलिन, माइकल ओक्सार्ड, डांटे जर्मनी, बंट्रा द जुनेल, लियो स्ट्रास, एम सिबली, बकल, मैटलैंड। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ? एरिक वोइगलिन, माइकल ओक्सार्ड, डांटे जर्मनी, बंट्रा द जुनेल, लियो स्ट्रास, एम सिबली, बकल, मैटलैंड। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। कृपा मीना जी नीम का थाना से स्वागत है आपका भी। दिलीप सिंह मीना जी, ठीक है ना। शेयर करो दोस्तों, तो शेयर कर दो। 200 तो आज आपने पहुंचाया नहीं, तो 200 के नीचे रह गए हैं आप। बाकी आपकी इच्छाएं हैं जो भी करना चाहें। अब मैं एक एक करके इनको थोड़ा सा बताने की चेष्टा करता हूं, तो आप धीरे धीरे सुनने की कोशिश करना। अगला देखते हैं। पहले एरिक वोइगलिन देखते हैं। एरिक वोइगलिन का जो जीवन काल 1901 से 1985 था, ये जर्मन अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने किताब भी लिखी है बहुत सारी, न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑर्डर एंड हिस्ट्री। और इनके विचार क्या हैं? अब इन्होंने पहला विचार दिया था व्यवस्था अव्यवस्था संबंधी। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने ऑर्डर एंड हिस्ट्री जो किताब लिखी थी उसमें व्यवस्था और अव्यवस्था की बात की थी। ये कहते हैं कि आज देखना चाहिए कि अव्यवस्था क्यों आ रही है, अराजकता क्यों आ रही है, क्यों समस्याएं हो रही हैं, क्यों बलात्कार की, चोरी की, डकैती की घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या कारण है? क्या पुलिस कम हो गई है? पुलिस की संख्या तो बढ़ गई है पहले से। क्या सुरक्षा के उपकरण कम हो गए? नहीं, सुरक्षा के उपकरण तो बढ़ गए। फिर अव्यवस्था क्यों आ रही है? अव्यवस्था आने का मूल कारण है कि हमारे यहाँ मूल्य और नैतिकता की अवहेलना होने लगी है। मूल्य नैतिकता का पतन हो गया है, इसलिए अव्यवस्था आ रही है। तो वास्तव में ये कहते हैं एरिक वोइगलिन कि जब तक समाज में मूल्य और नैतिकता के प्रभाव में वृद्धि नहीं होगी, व्यवस्था नहीं आ सकती। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं मैं घर घर सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा। कहां तक सीसीटीवी कैमरे लगाओगे? सीसीटीवी कैमरों से कहीं सुरक्षा नहीं आएगी, व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था तब आएगी जब हमारा दिल साफ होगा। तो दिल साफ करें। तो यही बात मैं आपसे कह रहा था, भौतिकवाद को हटकर आत्मा से समझें,
तो व्यवस्था आ जाएगी। वही बात एरिक वेगलिन कहता है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर आगे कहता है कि मूल्य और नैतिकता का स्रोत क्या है। कहते हैं मूल्य नैतिकता का स्रोत होता है रीति रिवाज। जैसे आज के बच्चे क्या है, टीचर को क्या कह देते हैं, माता पिता को क्या कहते हैं, बूढ़ा मेरा सटिया गया है, हाय डैड और हाय मोम। डैड क्या होता है, मोम क्या होता है, मम्मी पापा नहीं बोल सकते, और टीचर को तो कुछ समझते ही नहीं, जैसी चाहे बेइज्जती कर देते हैं। अभी कमेंट में देख लो, कुछ भी लिख देते हैं जो आपका मन आए। तो हाय टीचर को नहीं बोलना चाहिए, नमस्ते ही करना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, हाय हेलो, जैसे आपका दोस्त हो। और कई तो कैसे भी बोल देते हैं, और भी कैसा बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें पतन का कारण है। आज जो हमारे रिश्तों में खटास आई है, समस्याएं आई है, उसका मूल कारण है हम मूल्य और नैतिकता को भूल गए। अगर समाज में व्यवस्था लानी है तो नैतिकता को प्रभावी बनाओ। और नैतिकता कैसे प्रभावी बनेगी, रीति रिवाज से। हमें अपने रीति रिवाज और परंपराओं का ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिए, ये बेसिकली कहता है। फिर आगे ध्यान रखना, कहता है मानव का जो मूल अस्तित्व है वो नैतिकता से संबंधित है। अगर मानव से नैतिकता अलग होगी तो मानव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ये बात भी एरिक वेगलिन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो है वो भी ध्यान रखना है, ये प्रतिनिधित्व के प्रकार भी बताते हैं। प्रतिनिधित्व के ये 3 प्रकार बताते हैं, मूल, अस्तित्व मूलक और परवा अनुभववादी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसैक्शनल। कि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये तो ओरिजिनल हो गया, ये एग्जिस्टेंशियल हो गया। मूल प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसमें तार्किक भौतिकवादी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जाता है जो 15 लाख की बात करे। जैसे आपसे कोई कहे मैं 15 लाख दूंगा, कोई कहे मैं 30 लाख दूंगा और मैं ये कर दूंगा, तो आप उन भौतिक इच्छाओं से उसको क्या बना दें, नेता बना दें, वोट डाल दें। तो आपने कैसे प्रतिनिधि का चयन किया, आपने क्या मूल प्रतिनिधित्व किया, तार्किक व्यक्ति को चुना, ठीक है ना। अगला ध्यान रखना है, अस्तित्व मूलक क्या होता है, जब धार्मिक व्यक्ति को चुन लें, जैसे बाबा बालकनाथ हो या बाकी अन्य बाबा हो, योगी बाबा हो, तो इनको चुनना अस्तित्व मूलक है। आप धर्म के आधार पर चुन रहे हैं, ये भी कहता है अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा होता है परमानुभूवादी प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, नैतिकता पर बल दिया जाता है, यानी कि नैतिक व्यक्ति को प्रतिनिधि चयन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जब आपको समझ आ जाएंगी, यस या नो, बिल्कुल सही है, आप मेरे से संपर्क करना। आरपीएससी जी स्कूल लेक्चरर, क्यों भाई, क्यों संपर्क करा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, यस या नो। आरपीएससी जी स्कूल लेक्चरर जी संपर्क कर लेंगे आपसे, क्यों टेंशन लेते हो, आप जैसे कहेंगे वैसे संपर्क कर लेंगे। आप संपर्क कर लो हमसे, हम तो तैयार हैं, संपर्क करने के लिए बैठे हैं। तो ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, इसकी बातें एरिक वेगलिन की। तो ये एरिक वेगलिन तक ही मैं आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज नवमी की पूजा करनी है। अब साथियों कल आप इसी को देखना, क्योंकि कल दशहरा है, आपको हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवमी। और मैं अब परसों क्लास लूंगा, लेकिन साथियों हो सकता है कल क्लास हो, अगर कोई टेक्नीशियन मेरे साथ आ जाएगा तो मैं कल भी ले सकता हूं। इतने आप इन क्लासों को देखना। और साथ में मैंने कहा ना, कोई भी आपको दिक्कत आए तो मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगा इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को देखते रहना। और इसमें कोई भी नए वीडियो की आप रिकमेंड कर देना तो मैं आपको पूरा कर दूंगा, ठीक है साथियों। और आप ऐप डाउनलोड करके उसमें चैट से कह दें, क्योंकि ऐप वाली चैटिंग मेरे हाथ में है, मैं उसी को देख पाऊंगा। आप ऐप डाउनलोड कर लें और जो भी आपकी नोट्स वोट्स जो समस्या है तो वहां कर दें या टेलीग्राम पर कह दें। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि मेरे हाथ में या तो टेलीग्राम है या ये ऐप वाला चैटिंग वाला है, क्योंकि साथियों फोन तो बच्चे दशहरे तक नहीं उठाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें चैटिंग के माध्यम से कह दें कोई दिक्कत है तो अब फिर मैं आपकी क्लास कोशिश करूंगा कल, नहीं तो परसों में 100% दोनों टाइम। आज शाम की क्लास होगी, शाम को टेस्ट पेपर आईआर से संबंधित है जो पहले मैंने पढ़ाया है, ये भी ध्यान रखना। शाम को आईआर के सैद्धांतिक पोर्शन जो आपकी रिवीजन क्लास फर्स्ट और सेकंड थी ना, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो आप उन दोनों को पढ़कर सामने आए। अभिनंदन पारिक जयपुर से, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको शाम को क्या पढ़ना है, आईआर का सैद्धांतिक पढ़ के आना है और वहीं से क्वेश्चन आने। तो आप पढ़ के रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब मैं आपसे विदाई चाहूंगा मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।